तो गुड मॉर्निंग मालिक। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो उम्मीद है कि आपकी मतलब रक्षाबंधन जाएगा, अच्छा जा रहा है, सुबह अच्छा गया होगा, शाम को अच्छा जाएगा। लेकिन आज मैं उस उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। मतलब आज तुम्हारी उम्मीदों के ऊपर थोड़े से कुछ फेरूंगा। ओके, वो कॉन्सेप्ट है कि आज ऐसे कॉन्सेप्ट करेंगे जहां पर अपनी बुनियाद हिलेगी मालिक। तो आज अपन सेक्शन 30 को क्लोज करेंगे। 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35। ओके, ये सारे क्लोज हो जाएंगे आपके सेक्शंस की कहानी। ओके, आप इसको सेपरेटली लो। आज का डिस्कशन अपन सेपरेटली करते हैं। ओके, मैं कुछ रिवाइज नहीं करा रहा हूं कल का। ओके, ना मैं आगे का कुछ डिस्कशन कर रहा हूं। अपन सेपरेटली आज दो कॉन्सेप्ट को कवर करना है जो मैंने आपको कल बताया था। आज का एजेंडा है वेजर को समझना, वेजरिंग को समझना। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं जो सेक्शन 30 बोलता है, और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जो सेक्शन 31 बोलता है। आपके सिलेबस में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ये चैप्टर 6 में मिलेगा। ओके, और वेजरिंग आपको मिलेगा चैप्टर 3 में। तो चैप्टर 3 का आखिरी पढ़ाओ और चैप्टर 6 का पहला पढ़ाओ। ओके, क्योंकि चैप्टर 6 में दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक होगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और एक होगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। आपको याद होना चाहिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते नहीं, तो वो कल देखेंगे क्या क्या हो जाता है। ओके, आज हम बात करेंगे ओके वेजरिंग और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे। पहले इस चीज को एकदम क्लियर समझिए। ओके, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट ओके वॉइड है और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड है। मैंने क्या बोला बेटा? कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है? वेजर। वेजर के जो भी एग्रीमेंट्स है, जो भी वेजर के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो वॉइड होंगे, और जो भी ओके कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा। ओके, जब भी मैं बोलूं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ये वैलिड होते हैं, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ओके दे आर वाइड। सर किसने बोला? सेक्शन 30 और 31 ने। मैं 11 से 30 वापस रिपीट नहीं मार रहा हूं, मेरे ख्याल से वो लॉजिक 10 से 30 रिपीट नहीं मार रहा हूं, मेरे ख्याल से वो लॉजिक बैठा हुआ है। ओके, नहीं बैठा हुआ है, कल देखेंगे। आज का सेपरेट रखते हैं, आप सेपरेट सेक्शन के हिसाब से आप याद रखिए। अपन बात कर रहे हैं सेक्शन 30 की और 31 की। पहले दोनों कॉन्ट्रैक्ट समझ लेते हैं, फिर हम वेजर के ऊपर जाते हैं जो चैप्टर 3 का खत्म करते हैं, फिर हम कंटिंजेंट पे जाते हैं जिसमें चैप्टर 3 है। कॉन्ट्रैक्ट को समझ लेते हैं। और मैं वो बोल रहा हूं, मैं 30 और 31 के डेफिनेशन से ज्यादा मैं कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड हूं। अभी अपना क्वेश्चन क्रैक होना चाहिए पहले, उसके बाद फिर वर्डिंग्स याद रहना चाहिए, दैट्स सेकंड इशू। तो सर वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है? ओके, वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर प्योरली बेट। बेटिंग करना इज नथिंग बट वेजर एग्रीमेंट। वेजर एग्रीमेंट्स ये जो होते हैं वो सेक्शन 30 के हिसाब से वॉइड होते हैं। कंटिंजेंट एग्रीमेंट ओके इज एन एग्रीमेंट विच इज डिपेंडेंट ऑन सर्टेन आउटकम्स, विच इज डिपेंडेंट ऑन सर्टेन आउटकम्स। ओके, आउटकम्स, वो आउटकम के ऊपर हम एग्रीमेंट करते हैं, वो आउटकम के ऊपर हम एग्रीमेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड कंटिंजेंट एग्रीमेंट्स। वैसे वेजर की बात करें तो वेजर भी आउटकम पे निर्भर है मालिक। वेजर भी किस पे निर्भर है? आवाज नहीं आ रही है। आउटकम, ये भी आउटकम है। ओके, एग्जांपल अपन जब बेट लगाएंगे तो कोई ना कोई जीतेगा हारेगा, आउटकम ही है ना। मेरे को बताओ, बैटिंग करना, बैटिंग करना मतलब क्या करना? ओके, अभी अगर मैं बात कर रहा हूं बैटिंग करना, बैटिंग करना मतलब आप जो एग्जांपल बोलो वो बैटिंग। ओके, आज अभी बोलो, मेरे को बताओ एक 15 मिनट में बरसात होगी कि नहीं होगी? आपका क्या बोल रहे? तुम बोल रहे हो नहीं होगी, मैं बोल रहा हूँ होगी। ओके, अगर बरसात हुई तो तुम मुझे 10,000 दोगे, और नहीं हुई तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। वो दूंगा नहीं, मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल। इसको हम बोलते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। प्लीज समझिए, प्लीज समझिए, प्लीज समझिए। आप देखो, अगर आप ये नहीं समझे, मैं 100% बोल रहा हूं, अगर आप कंटिंजेंट और वेजर में मिक्स नहीं हो तो नाम बदल देना, क्योंकि यही डिफरेंस है। ओके सर, वेजरिंग एग्रीमेंट वापस बोल रहा हूं। ओके, 15 मिनट में बरसात होगी कि नहीं, बोल को बताओ। नहीं होगी, आप नहीं बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं। हाँ, ओके, अगर मैं जीता तो, यानी इन शॉर्ट बरसात हुई तो तुम मुझे पैसे दोगे, और बरसात नहीं हुई तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। दिस इज कॉल्ड वेजरिंग एग्रीमेंट। ओके, मेरे को बताओ, जो इवेंट है वो अनसर्टन है। इवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लॉजिक समझ रहा है? 15 मिनट के बाद बरसात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बेट है, अनसर्टन है, इसमें भी इवेंट अनसर्टन है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा है। मैं बोल रहा हूं अगले 15 मिनट में अगर बरसात हुई, 15 मिनट में अगर बरसात हुई, मैं तुझे 10,000 दूंगा। ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अरे मां कसम, अरे अभी आपने बोला वेजरिंग एग्रीमेंट, अभी बोल रहे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या चुमुपना चल रहा सर? क्या क्यूटपना चल रहा सर? नहीं नहीं भाई, दोनों में फर्क है। पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने डिस्कस ये किया कि अगर बरसात हुई तो मैं तुझे 10,000 दूंगा, नहीं हुई तो तू मुझे 10,000 देगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में मैंने तेरे को बोला ओके मैं तुझे 10,000 देने वाला हूं, ओके लेकिन कब बरसात हुई। मैंने नहीं बोला नहीं हुई तो तू मुझे देगा वापस। दिस इज बिगेस्ट डिफरेंस इन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट।
सी अंडरस्टैंड, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में द ऑब्जेक्ट इज दैट इवेंट, ऑब्जेक्ट इज दैट इवेंट विच इज ए बेट का पार्ट, वो वेजरिंग एग्रीमेंट वो ऑब्जेक्ट, मकसद वो इवेंट है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का इवेंट, कॉन्ट्रैक्ट का वो इवेंट मकसद नहीं है, वो कोलैटरल पॉइंट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है मेरे को बताओ, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मैं तुम्हें क्या दूंगा? पैसे दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ये है, पैसे क्यों दूंगा मैं तुम्हें? बारिश हुई तो, बारिश हुई तो, ये सेकेंडरी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। पैसे कौन दे रहा है तुम्हें? अभी इसको कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो मैं अपन डिस्कस करूंगा, लेकिन टेक्निकली पहले दिमाग में डालिए, पैसे कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं। ओके, यानी आपके लिए कंसिडरेशन पैसे देना हुआ, और मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगा? बारिश हुई तो मेरे लिए कंसिडरेशन है बारिश होना, पर बारिश होना ये हुई तो नहीं हुई तो कोई लेना देना नहीं है, ये अनसर्टन इवेंट है। वापस ध्यान रखना, जब मैं बोल रहा हूं कंटिंजेंट, ये अनसर्टन इवेंट होना चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट ए मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मैं तुझे पैसे दूंगा। काय के लिए पैसे दूंगा? बारिश हुई तो मैं तुझे पैसे दूंगा। तो व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट का मेन ऑब्जेक्ट? पैसे देना। मैं तेरे को पैसे दूंगा काय के लिए? बरसात हुई। बरसात होना या ना होना इस कॉन्ट्रैक्ट का मकसद नहीं है। ओके, मेरे को पता बरसात नहीं हुई तो मेरे को आंसर चाहिए, आवाज नहीं आ रही है रे। पैसे नहीं दूंगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। बरसात हुई तो पैसे दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया। समझने की कोशिश करो, इस कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं बोल रहा हूं मेरे को एक पेज चाहिए, ये पेज मेरे को पेज है क्या, किसी छोटे पेज चाहिए, मेरे को दो बुक दो छोटे दो बुक दो, और एक बुक दे, और एक बुक दे। ओके, नोटबुक दे। ओके, देखो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में एक ही कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक मकसद है, बरसात होगी तो मैं तुझे पैसे दूंगा, नहीं हुई तो तू मुझे पैसे देगा, ये वेजरिंग एग्रीमेंट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है मैं तुझे पैसे दूंगा लेकिन कंडीशन हुई तो कॉन्ट्रैक्ट इज पैसे दूंगा, कंडीशन क्या? बरसात। ये कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज नॉट ए पार्ट, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ए कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट इज टू गिव द मनी, कॉन्ट्रैक्ट इज टू गिव द। अभी आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ओके, अरे भाई साहब, मेरे ख्याल से आपको एक एग्जांपल याद आना चाहिए। मेरे को बताओ, बैंक के पास लोन लेने गया था, थोड़ा टेक्निकली सोचो, बैंक के पास मैं लोन लेने गया था, बैंक ने बोला मैं तेरे को लोन नहीं देता, अगर विनोद रेड्डी अगर मेरे को ये देता है, श्योरिटी देता है तो ही मैं लोन दूंगा। मेरे को बताओ विनोद सर श्योरिटी देते हैं कि नहीं देते? देते हैं। अब मेरे को बताओ विनोद सर पैसा कब देंगे? इट इज कंटिंजेंट। अगर अमित ने नहीं दिया तो, अगर अमित ने दिया तो विनोद सर पैसा देंगे क्या? तो वो जो विनोद सर की गारंटी है ये कंटिंजेंट है ऑन हैपनिंग अमित नॉट गिविंग मनी। So there are two contracts in contingent contract. One is a main contract, one is a collateral thing. It is not a contract, collateral thing. So main object of contract is not the thing. Main object of the contract is contract. Okay, but it depends on that collateral thing. बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, मैं बोल रहा हूँ पूरा तोड़ कंफ्यूज होगा, और 101% ये दो में ही कॉन्सेप्ट कंफ्यूज होता है, और अपन को एग्जांपल क्रैक नहीं होएगा तब तक नहीं होएगा। और मैं आपको बता सकता हूँ, जनरल रीडिंग किया, मैं आपको बता सकता हूँ सेम एग्जांपल आपको लगेगा, इवन कंटिंजेंट में भी कंफ्यूजन होगा, मेरी गारंटी है, जबान है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात मैं वापस कर रहा हूं, सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ओके, मेरे को बताओ वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट का मेन मोटिव क्या है? इवेंट होगा या नहीं होगा? तो दो पार्टी है। ओके, दो पार्टी, अगर इवेंट हुआ तो एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी। कंटिंजेंट में ऐसा नहीं है। कंटिंजेंट में दोनों पार्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक पार्टी बोल रही है मैं करूंगा, ओके, दूसरी पार्टी बोले ना बोले डजंट मैटर। मैंने किधर बोला बरसात नहीं हुई तो तू पैसे मत देना मेरे को, ऐसा बोला क्या अपन ने? अगर ऐसा बोला तो ये बेट होता। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज आई विल गिव यू ए मनी, आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? आई विल गिव यू ए मनी, पहला बेस समझने की कोशिश करो। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? सेक्शन 30 और 31 में डिफरेंस क्या है? 30 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट का मेन ऑब्जेक्ट, क्योंकि अपन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल कर रहे थे ना रे। ओके, कॉन्ट्रैक्ट विच आर एक्सप्रेसली वाइड, कॉन्ट्रैक्ट विच आर एक्सप्रेसली, कान खुले आवाज, कॉन्ट्रैक्ट विच आर एक्सप्रेसली सेक्शन 30, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली वाइड है। अपने सेक्शन का लॉजिक लगाया था कल, और मैंने बताया 26, 27, 28, 29, 30 सारे कॉन्ट्रैक्ट कौन से है? एक्सप्रेसली वाइड। तो वेजरिंग इज एक्सप्रेसली वाइड। लॉ ने बोला बेट करना सही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैं बोल रहा हूं इलीगल मैंने नहीं बोला, मैंने आपको कल समझाया था वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मे नॉट बी इलीगल। आईपीसी में उसको मतलब अगर कोई लॉटरी बेच रहा है तो उसको डाल के जेल में नहीं डालेंगे वो, समझ में आया मालिक? पर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट फर्क है।
कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ओके अच्छा, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में भी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट होता है, ओके, कंटिंजेंट में भी वही होता है, लेकिन कंटिंजेंट का वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है या कोलेटरल होता है, कोलेटरल, लेकिन वेजरिंग का मेन होता है कि भाई आप ये होगा तो मैं पैसे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। वेजरिंग में दोनों पार्टी, कहीं कोई ना कोई एक पार्टी जीतेगी, कोई ना कोई एक पार्टी हारेगी। कंटिंजेंट में ऐसा कोई हार और जीत नहीं है, ओके, ये समझना छोड़ो वेजरिंग और कंटिंजेंट में, ओके। एग्जांपल, एक शिप गई है, ओके, टाइटैनिक शिप गई है, ओके, ये यहां से एक एग्जांपल, इंडिया से, मुंबई से वो टाइटैनिक शिप जा रही है और फ्रांस जा रही है, ओके। अगर टाइटैनिक शिप फ्रांस पहुंच गई, जो अपन ने सोचा अभी, मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ गिविंग मनी, द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ गिविंग मनी, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ गिविंग मनी ऑन हैपनिंग ऑफ an event which is uncertain, which is an uncertain, आप समझे मालिक? अनसर्टन इवेंट, अनसर्टन इवेंट, ओके। शिप जाएगी तब मैं तेरे को दूंगा। अब मेरा क्वेश्चन है, ओके, शिप नहीं पहुंची, बीच में डूब गई, टाइटैनिक डूब गई ना, तो अब मेरे को बताओ, क्या मैं तुझे पैसे दूंगा? क्या तू मुझे पैसे देगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया। लेकिन अब मेरे को बता, सोच समझ के बता, शिप पहुंच गई उधर, मेरे को बता, क्या मुझे तुझे पैसे देने पड़ेंगे? कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म। पड़ेगा मालिक? तो याद रखा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, नहीं तो परफॉर्म करना पड़ेगा। तो कब वाइड होगा, कब परफॉर्म होगा? यही तो, इसलिए तो 32, 33, 34, 35, 36 चाहिए सेक्शन। अब सोचो, मेरे को बताइए, एग्जांपल बताइए, जितना एग्जांपल आपको नॉलेज मिला मेरे को बताओ, शिप पहुंची तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म या वाइड? परफॉर्म। नहीं पहुंची तो मेरे को बताओ, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब वाइड होंगे? जब परफॉर्म नहीं होगा, जब पॉसिबल इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा। जब कौन सा इवेंट पॉसिबल, कौन सा इवेंट पॉसिबल इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा, तब कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? एग्जांपल आएगा, डोंट वरी, ये तो इसमें लॉजिक बैठाना है अपने को। अगर कोई पॉसिबल इवेंट इम्पॉसिबल बन गया, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाइड। अगर पॉसिबल इवेंट पॉसिबल हो गया, परफॉर्म। इम्पॉसिबल इवेंट अगर वो पॉसिबल हो गया तो, ओके, जिसका आउटकम, ओके, अगेंस्ट था, नेगेटिव था। इम्पॉसिबल इवेंट को जब मैं बोल रहा हूं इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब जो जिसको इवेंट नहीं होना चाहिए था, यानी आप सुनो, मैं एग्जांपल क्या बोल रहा हूं, अगर शिप नहीं पहुंची तो मैं 10,000 दूंगा। तो मेरा क्या था, कौन सा इवेंट था? अनसर्टन इवेंट है ना, लेकिन ये इवेंट क्या था? ओके, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। तो नॉन हैपनिंग अगर नॉट हैपन हुआ, इम्पॉसिबल हुआ, नहीं समझा? समझा? वापस आ, मैं कंटिंजेंट में हूं, सेक्शन 31 में हूं भाई। अच्छा, वापस आते हैं, ओके, दो इवेंट बात करते हैं, ओके। अच्छा, अनसर्टन इवेंट समझा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनसर्टन इवेंट? हो भी सकता है, उसी पे अपन बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं बेट, वेजरिंग में बेट लगाना होता है। वेजरिंग में मैं जीता तो तू पैसे देगा, मैं हारा तो मैं तुझे पैसे दूंगा, ये लॉजिक होता है। मैं कंटिंजेंट में घुस गया अभी, कंटिंजेंट में घुसा हूं मैं अभी। कंटिंजेंट में क्या घुसा रहा हूं मैं? बोल रहा हूं अनसर्टन इवेंट है। अनसर्टन इवेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक हैपनिंग, एक नॉट हैपनिंग। पहला मैं बोल रहा हूं हैपनिंग। हैपनिंग का एग्जांपल, शिप पहुंची तो पैसे दूंगा। कुछ समझ में आया मालिक? नहीं, आवाज नहीं आ रही है यार। शिप पहुंची तो मैं पैसे दूंगा, रक्षाबंधन है भाई, शिप पहुंची तो पैसे दूंगा। तो मेरे को बताओ, ओके, मुझे पैसे कब देने पड़ेंगे? और अगर शिप बीच में डूब गई तो एग्रीमेंट वाइड रहेगा। तो मेरे को बताओ, एग्रीमेंट परफॉर्म कब करना पड़ेगा? पहुंची तो। एग्रीमेंट परफॉर्म कब नहीं करना है? नहीं पहुंची मतलब क्या? मतलब समझ में आ रहा है? व्हेन हैपनिंग ऑफ इवेंट हैपन, कॉन्ट्रैक्ट विल, अभी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। जब तक कॉन्ट्रैक्ट का लेना देना नहीं है, ये दो कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें मैंने क्या बोला, तेरे को पैसे कब दूंगा? जब शिप पहुंची, शिप पहुंचना इवेंट हो गया, ओके। ये कॉन्ट्रैक्ट है अपन दोनों के बीच में, लेकिन ये एग्जीक्यूट करना कि नहीं करना अभी तक मालूम ही नहीं है कि वाइड है। नहीं समझा? समझा क्या? अब मेरे को बताओ, शिप पहुंची, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म, शिप डूब गई, ये कॉन्सेप्ट है। वेजरिंग एग्रीमेंट डे 1 से वाइड है, कंटिंजेंट डे 1 से वाइड नहीं होते हैं। अच्छा, मैं दूसरा, तो मेरे को बताओ, अगर कोई पॉसिबल सर्टेन इवेंट है, कोई सर्टेन नहीं, सॉरी, कोई अनसर्टेन इवेंट है जिसमें हैपनिंग लिखा है, मैंने क्या बोला है? हैपनिंग। बरसात आई या शिप पहुंची, ये हैपनिंग हुआ ना, मैंने हैपनिंग का जिक्र किया है। तो हैपनिंग कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म करना पड़ेगा? जब वो इवेंट परफॉर्म हुआ, हैपन हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। अब मेरे को बताओ, जब वो इवेंट नहीं हुआ मत बोलिए, अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वाइड। एग्जांपल दे, मेरे को बताओ, शिप पहुंची ही नहीं, डूब गई बीच में, अब मेरे को बताओ क्या पैसे दूंगा मैं तेरे को? तो जो कॉन्ट्रैक्ट तेरे मेरे बीच का था, कौन सा वाला? कंटिंजेंट।
वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दो। कोर्ट में जाके थोड़ा ना तू मेरे को बोलेगा पैसे दे, मैं पैसे कब देने वाला था तेरे को? शिप पहुंची तो। भारत माता की जय। हेपा मालिक, आप बोलेगे सर ऐसे कैसे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं? अरे बताऊंगा ना भाई, पर पहले एग्जांपल तो सेट करते जाओ, सारा बेस रेडी करो। मेरे को फिर खत खत कर क्लोज करना है मेरे को मैप। लॉजी बैठ रहा मालिक, तो अब मेरे को बता, मैंने तो बोला शिप नहीं पहुंची तो मैं तेरे को पैसे दूंगा। तो मैंने इवेंट कौन से रखे थे? नॉन हैपनिंग वाले। तो मेरे को बता कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म करना पड़ेगा? जब नहीं पहुंची तो। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड होगा? जब वो नॉन हैपनिंग हैपन हुआ तो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। लॉजिक बैठ रहा क्या? मां कसम जेबा क्या? तो अगर मैंने बोला तेरे को हैपनिंग वाला पॉइंट है, हैपनिंग वाला पॉइंट है, मैंने तेरे को बोला हैपनिंग वाला पॉइंट है, हैपनिंग वाला पॉइंट है, ओके, मेरे को बता कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कब करेगा? जब हो जाएगा, हैपन होगा तब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब ये इम्पॉसिबल होगा तब वॉइड होगा। आत्मा झेपा क्या? नहीं। ऑनलाइन पेट्रोल समझा क्या? ओके, तो अब दूसरा पॉइंट मेरे को बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं नॉन हैपनिंग, अब मेरे को बताओ ओके ये कब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा? ओके, ये एग्जीक्यूट कब? एग्जीक्यूट मतलब समझ में आ रहा है? परफॉर्म, परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म। आप वापस बोल रहा हूं मैं, दो कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास इधर, ये हैपनिंग है और ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये अपन दोनों के बीच में साइन हुआ है, तूने और मैंने साइन किया। मैंने क्या बोला? जब शिप पहुंचेगी तो मैं तेरे को पैसे दूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो कोर्ट में कब जाएगा? जब पहुंची और मैंने पैसे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कब करना होगा? जब इसको पहुंचने तो ये बीच में डूब गई, मैं काय के लिए कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दे। तो दुनिया में किधर भी जा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। मैंने दूसरा एंगल लिया, मैं बोला शिप नहीं पहुंची तो मैं तेरे को पैसे दूंगा। तो मेरे को बताओ नॉट हैपनिंग लिखा हुआ है, तो मेरे को बताओ ओके एग्जीक्यूट कब होगा? जब नॉन हैपनिंग इम्पॉसिबल हो जाएगा। मैंने क्या बोला तेरे को? मैं पैसे कब दूंगा? मेरे को बता, आंसर बोल। मैं आंसर पैसे कब दूंगा रे? जब शिप नहीं पहुंची। भारत माता की झेपा क्या? अरे हाया ना। तो मेरे को बताओ ओके, अगर वो शिप कभी ना कभी तो पहुंचेगी ना रे? कब नहीं पहुंचेगी वो? तो जो नॉन हैपनिंग इवेंट है, अगर वो इम्पॉसिबल हुआ ना तो ही वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो ही क्या करना पड़ेगा? एग्जीक्यूट। ओके, एग्जीक्यूट समझ में आ रहा है? मतलब मैं पैसे कब दूंगा तेरे को? जब डूब गई तो। जब तक डूबी है। ओके, अब मेरे को बताओ, अगर वो ओके इवेंट हैपन हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। इसमें ऐसा नहीं होगा तू मेरे को देगा अगर पैसे, अगर पहुंच गया तो तू मुझे पैसे देगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट नहीं हुआ, ये वेजर हो गया, जो कि कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी वॉइड होता था। नहीं झेपा? झेपा कि नहीं झेपा? बोल बोल। कंटीजेंट क्या दिया एक दूसरे ने दूसरे को? ऐसा वो अलग कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर दो कॉन्ट्रैक्ट करना। लेकिन अगर ऐसा किया है कि शिप पहुंची तो मैं तेरे को 10,000 दूंगा और नहीं पहुंची तो तू मुझे 10,000 देगा, ये वेजर हुआ। फिर दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ही अलग है। फिर कॉन्ट्रैक्ट अलग है ना, कंटिंजेंट। तू बोल रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट बेट वाला लगा रहा है, लेकिन बेट अलग तरीके से लगा रहा है, तो अलग तरीके से अलग कॉन्सेप्ट है ना। दो कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है ना। एक एग्रीमेंट में अगर दोनों चीज आ रही है तो बेट हुआ। अच्छा, शिप पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? बताओ तुम लोग। पहुंचेगी। मैं बोल रहा हूं नहीं पहुंचेगी। पहुंची तो मैं 10,000 दूंगा, नहीं पहुंची तो मुझे सेक्शन 30 वेजर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ओके, शिप पहुंची तो मैं तुझे 10,000 दूंगा, तू मुझे कुछ भी मत कर। अब तू बोलेगा सर ऐसा क्यों हो रहा है? अरे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। मेरे को बता, इंश्योरेंस वाला पैसे कब देगा तेरे को? ओके, तू मरेगा तब देगा ना पैसा। ओके, गाड़ी ठोकेगा तब गाड़ी के लिए, रिपेयर के लिए पैसा देगा ना, कि वो ऐसे पैसा देगा? ओके, अरे तो उसकी कंडीशन क्या है? इंश्योरेंस वाला कब पैसा देगा? गाड़ी का इंश्योरेंस दिया मैंने, वो पैसा कब देगा? जब गाड़ी ठोकूंगा तभी ना। मेरे को गाड़ी ठुकी नहीं, पैसा देगा क्या वो? खत्म स्टोरी। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों किया? प्रीमियम के लिए। तो सिर्फ पहुंचेगी नहीं, मैंने तुमसे कुछ प्रीमियम लिए होंगे। इट मे बी डिफरेंट एलिमेंट ऑल टुगेदर। झेपरा के मालिक, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं यार। विनोद सर क्यों गारंटी देंगे मेरी? श्योरिटी बैंक को, बैंक से लोन लिया मैंने और विनोद सर बोलेंगे अच्छा मैं गारंटी देता। विनोद सर गारंटी क्यों देंगे? विनोद सर ने मुझसे कुछ कमीशन लिया होगा। अरे विनोद सर क्या समाज सेवा करेंगे, दोस्ती यारी को बाजू में रखो, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं अपन। तो विनोद सर श्योरिटी कमीशन के लिए, तो विनोद सर क्यों देंगे? तो विनोद सर ने कंडीशन क्या डाली? अमित ने अगर पैसा नहीं दिया तो बैंक को पैसा कौन देगा? अब मेरे को बता, अमित ने पैसा दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। किसके बीच का? विनोद सर का और बैंक का। अब मेरे को बता, अमित ने पैसा नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा किसके बीच में? विनोद सर और बैंक के बीच में। आई थिंक झेप रहा है क्या? पक्का? तो आप लॉजिक लगाते जाओ इसके अंदर। झेपे इस प्रीमियम कंसिडरेशन। यस, प्रीमियम का डिस्कशन मत करो हर जगह।
मैंने आपको बताया कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कॉन्ट्रैक्ट कैसे वो समझो। अब उसमें तुमने प्रीमियम लिया है, कंसेशन लिया, देखो नो कंसेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये तो लॉजिक क्लियर ही है, पर अपन इधर कंसेशन होगा। कंसेशन क्या होगा ये तुम्हारा चॉइस नहीं है कंटीजेंट में। सेक्शन 31 बोलता है कंसेशन में मच मत करो, बिना कंसेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये तो अपन जान चुके हैं ना, तो कंसेशन होगा। पर कंसेशन क्या होगा ये डिस्कशन अपन नहीं कर रहे। इज दैट पॉइंट क्लियर? पक्का? तो कुछ आंसर फटाफट दो मेरे को, मेरे ख्याल से तनिषा क्लियर? ओके अब मेरे को बताओ, कुछ आंसर वापस चाहिए मेरे को बताओ। अगर इवेंट हैपन हुआ, हैपनिंग वाला डिस्कशन था अपना, हैपनिंग वाला, तो मेरे को बताओ कब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा? जब हैपन होगा। कॉन्ट्रैक्ट कब वाइड होगा? जब वो हैपनिंग नॉन हैपनिंग होगा, ऐसा मत बोलिए, जब वो इम्पॉसिबल होगा। नहीं झेपा? झेपा? ओके अब मेरे को बताओ, ओके नॉन हैपनिंग लिखा था मैंने, शिप नहीं पहुंचेगी तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तो मैं तुम्हें पैसा कब दूंगा? जब वो इम्पॉसिबल होगा तो एग्जीक्यूट होगा, परफॉर्म होगा। जब वो हैपन हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट, भारत माता की जय, झेपा गया मालिक। लेकिन आप ऐसा समझो, मैंने ऐसा डाला, सुन शिप पहुंची और मैं तुझे पैसा दूंगा, लेकिन अगले 1 साल में पहुंची तो ओके कुछ समझ में आया? तो एग्रीमेंट में मैंने 2 चीज लिखी। ओके एग्रीमेंट में तुझे पैसा दूंगा, एक एग्रीमेंट हो गया, पर दूसरे एग्रीमेंट में कंटीजेंसी क्या थी? शिप नहीं, 1 साल मत बोल, खाली शिप पहुंचनी चाहिए 1 साल के अंदर। तो मेरा क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होगा? आंसर दे मेरे को, आंसर दे, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होगा? 1 साल में नहीं पहुंची, बस ये एक नहीं, अगर 1 साल के अंदर कोई वो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, या 1 साल लैप्स हो गया। नहीं समझा? समझा? तो यानी अगला पॉइंट आएगा हैपनिंग प्लस टाइम। तो मेरे को बताओ क्या सीन होगा, कब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा? अगर वो हैपन हुआ और टाइम में हुआ। नहीं समझा? हैपन हुआ और टाइम में हुआ। झेपा आ गया? तो मेरे को बताओ दूसरा सिनेरियो, अगर हैपनिंग नहीं हुआ, पहला पॉइंट वो हैपनिंग क्या बन गया? इम्पॉसिबल। अब मेरे को बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट वाइड है? यस। और भाई हैपनिंग हुआ लेकिन टाइम में नहीं हुआ तो भी वाइड है। तो समझा कि नहीं समझा एवरीबॉडी? पक्का? अब मेरे को अगला आंसर दे, फिर तेरे को अगला क्वेश्चन समझा क्या? अगला क्वेश्चन क्या होगा फिर मेरे को बता। उल्टा आंसर, नॉन हैपनिंग एंड टाइम। नॉन हैपनिंग एंड टाइम। अब मेरे को बता नॉन हैपनिंग एंड टाइम का क्या सीन बोलेगा मेरे को? नॉन हैपनिंग एंड टाइम, अब मेरे को बता ओके कॉन्ट्रैक्ट कब? नॉन हैपनिंग और टाइम, यानी अगर शिप 1 साल में नहीं पहुंची तो मैं तुझे पैसा दूंगा। तो मेरे को बता ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कब होगा? एग्जीक्यूट कब होगा? अब इधर एग्जीक्यूट होने के 2 कारण होंगे। पहला पॉइंट, जिस दिन वो इम्पॉसिबल हो गया, लेकिन ये इम्पॉसिबल विद इन टाइम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना पड़ेगा? एग्जीक्यूट। समझ में आया क्या? यानी शिप डूब गई 6 महीने में, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट, मेरे को पैसे देने पड़ेंगे तुमको। ओके या 1 साल हो गया, 1 साल हो गया लेकिन शिप अभी तक पहुंची नहीं, यानी क्या चला गया? टाइम लैप्स हो गया, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उल्टा हुआ ना इधर? मैंने क्या बोला था, कितने साल में नहीं पहुंची तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा? 1 साल। तो 1 साल हो गया लेकिन पहुंची नहीं, अभी तक डूबी नहीं है, रास्ते में है। ओके वो 2 जन हाथ में फोटो निकाल रहे थे रास्ते में, मालूम ना, ऐसे 2 जन का फोटो, तो फोटो निकालने के चक्कर में लेट हो गया क्योंकि सन बरोबर आ नहीं रहा था, तो इसलिए लेट हो गया। अब मेरे को बता पैसे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? शिप डूबी किधर पर? तो नॉन हैपनिंग में इवेंट्स कब कम कम करते करते करते, समझ में आया मालिक? लॉजिक बैठा क्या? तो ये वाइड कब होगा? तो फिर वाइड कब होगा? ओके ओके वाइड कब होगा? हैपनिंग। टाइम मत बोलना, अगर हैपनिंग हो गया और विद इन टाइम, तो हैपनिंग भी हुआ टाइम में हुआ, ओके क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट वाइड, खत्म। नहीं समझे कोई टेंशन नहीं है, वापस मैं रिपीट करूंगा, लेकिन लॉजिक समझे क्या? तो सर मैंने क्या करवाया, मैंने कौन से कॉन्ट्रैक्ट करवाया, ये कौन सा एग्जांपल दिया मैंने आपके साथ? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन 31, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन 31। देख मत, तू मेरे साथ रह, अभी मैं देखने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं, काय के लिए जा रहा है ये? भाई मैंने कल बोला था, मैंने इसलिए बाद में ले रहा हूं, नहीं तो कल भेजा लेता था मैं, मेरे को ये साथ में करना है कंपेयर। ओके तो सेक्शन कौन सा बोला मैंने कंटिंजेंट का? 31। आगे जो मैंने बताया ये 32, 33, 34, 35, 36 है, क्योंकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अपने नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डील नहीं होंगे। ओके अपने नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करना पड़ेगा, प्रॉमिस किया तो। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में वैसे थोड़ा ना होगा,
तो एसेंशियल्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अलग ही आंसर है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ चैप्टर 1 अगर तेरे को याद होगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का कॉन्टेक्स्ट है। अबे इधर परफॉर्म करना कि नहीं करना ये अलग ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो कंटीजेंट को इन्होंने अलग ही कॉन्सेप्ट में रखा है। सेक्शन 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये 6 सेक्शन में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डील करना है आपको। याद अभी हुए नहीं हुए मालूम नहीं, मैंने खाली कॉन्सेप्ट समझा है। समझा क्या मालिक? तो मेरे को बता फिर वेजरिंग क्या था। अब ये क्यों मैंने पहले समझाया, आपको अभी समझेगा। वेजरिंग फिर क्या हुआ, फिर वेजरिंग कंडीशन से कैसे अलग है, मैं वापस बता रहा हूं। क्या दोनों में अनसर्टन इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? क्या दोनों में अनसर्टन इवेंट ही है? देखो अगर इवेंट सर्टन है तो वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अनसर्टन इवेंट की बात कर रहे हैं, आत्मा क्लियर? तो मेरे को बताओ इधर भी तो अनसर्टन इवेंट था, तो फिर कंटीजेंट क्या था और वेजरिंग क्या था? वेजरिंग में जो अनसर्टन इवेंट था ना, वो मेन मकसद था कॉन्ट्रैक्ट का, जिसके बेस पे कॉन्ट्रैक्ट बना है और जिसकी वजह से तुझे पैसा देना भी पड़ेगा या लेना भी पड़ेगा, यानी जीत भी होगी हार भी होगी। दिस इज कॉल्ड वेजरिंग एग्रीमेंट। भारत माता की जय। जेपा मालिक, एवरीबॉडी। मैं वापस बोल रहा हूं, आंसर छोड़ दो कंडीशन का, लेकिन लॉजिक बैठे के कंडीशन के, पक्का? क्योंकि ये मेरे को पहले बिठाना है। अब मैं वेजरिंग पे जाऊंगा, पहले वेजरिंग खत्म करूंगा, फिर मैं कंटीजेंट के आंसर्स को खत्म करता हूं। ओके, और फिर मैं और एग्जांपल्स कंफ्यूज होंगे अभी, मतलब अभी तो बेस रेडी हुआ अपना, फिर एग्जांपल्स को कंफ्यूजन करना पड़ेगा। ओके, तब जाके अपन एग्जांपल को सही तरह से, मतलब वो बोलते हैं ना, दिशा दे पाएंगे। तो मेरे को बताओ, ओके ओके, बरसात होगी कि नहीं होगी, इसके ऊपर शर्त लगाते हैं। ओके, मैं जीता तो तुम मुझे पैसे दोगे, मैं हारा तो मैं तुझे पैसे दूंगा। वेजर कॉन्ट्रैक्ट वाइड और वैलिड? वाइड। ओके, क्या वेजरिंग का बिजनेस करना इलीगल है? किसने मना किया? सेक्शन 30 नहीं। 30 नहीं बोला कि मैं वापस बोल रहा हूं, देखो 30 सेक्शन ऐसे ही ड्राफ्ट किया हुआ है। ओके, 30 सेक्शन बोलता है वेजरिंग बिजनेस आईपीसी की धारा में नहीं आता है, क्योंकि आईपीसी ने उसको निकाल दिया है। आईपीसी का मतलब फुल फॉर्म, तो इंडियन पेनल कोड में वेजरिंग का बिजनेस करना, यानी एग्जांपल लॉटरी का बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस करना, ओके, ये उनके स्कोप में नहीं आता है। अब ये एग्जांपल ड्रीम 11, ये कौन सा बिजनेस है? ओके, वेजरिंग बिजनेस है या नहीं है? वेजर है। ओके, ये आपका मानना होगा। यहां तक अपन डिस्कशन ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अभी टेक्निकली समझना होगा। सर फिर वेजरिंग बिजनेस कौन से नहीं होंगे? मतलब मैं कंटीजेंट नहीं बोल रहा हूं, कंटीजेंट को अलग रख दिया आपने। ओके, मैं वेजरिंग बोल रहा हूं, वेजरिंग कौन से नहीं होंगे? ओके, वेजरिंग इज प्योरली ऑन, ओके, दैट इवेंट्स, दैट इज कॉल्ड वेजर। बट इफ यू अप्लाइड योर स्किल्स, इट इज नॉट वेजर। अगर मैंने आपको ऐसा कुछ शर्त रखी और उसमें मैंने बोला तेरे स्किल के हिसाब से जीत के बता, और तू स्किल लगा के जीत पा रहा है, इसको हम वेजरिंग नहीं बोलते। वेजरिंग नहीं बोलते। ओके, स्किल अप्लाइड, प्राइज है, तेरे को प्राइज दिया जाएगा। इमेजिन कर, ओके, मेरे को बताओ, ओके, यहां पर अगर मैं कंपटीशन रखता हूं, ओके, कंपटीशन रखता हूं, जो जीतेगा वो जीतेगा, जो हारेगा वो हारेगा। अब मेरे को बताइए वेजरिंग हो जाएगा फिर तो इसको वेजरिंग नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? वेजरिंग से बाहर। क्यों? क्या किया आपने? स्किल्स लगा। तो अगर वेजरिंग में, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में स्किल्स लगाना हो रहा है, आपका दिमाग लगाना हो रहा है, आपके स्किल्स लगाना हो रहा है, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? वेजरिंग हुआ क्या? नहीं। कंटीजेंट भी मत बोलिए, कॉन्ट्रैक्ट है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, इसको वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? मेरा क्वेश्चन है, क्या ड्रीम 11 पे स्किल्स लगती है? अपने को कंफ्यूजन है सर, स्किल्स क्या लगती है? लगती है भाई। आगे कौन सी स्किल लगती है? कौन सा क्रिकेटर खेलेगा, कौन सा? अब मेरे को बताओ, एक लकी ड्रॉ ऐसा कर सकते हैं, कोई भी नाम ले लूंगा और वो हो जाएगा। लेकिन यूजुअली, ओके, जो भी सिलेक्ट करते हैं प्लेयर ड्रीम 11, किसी को मालूम होगा खेलते कैसे? ओके, तो मैं आपको बता, मतलब इसमें फंसना मत, ये सब जुए जैसा हो जाता है देखा जाए तो, और इसकी लत लग गई ना, प्रॉब्लम बहुत है। थोड़े मोटे जीतोगे, उसके बाद सिर्फ हारते रहोगे और दूसरों से पैसा लोगे, वापस हारोगे और कुछ नहीं कर दोगे। ड्रीम 11 को अपना बिजनेस चलाना है, तुमको नहीं चलाना है। तुम्हारा घर चलाने का जिम्मेदारी ड्रीम 11 ने नहीं लिया है, ड्रीम 11 ने उसका घर चलाने का जिम्मेदारी लिया है। तुम्हारा घर चलाने का जिम्मेदारी तुम्हारा है। तो ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। ओके, मैं वो करता हूं, मालूम है ना, वो लोग बोलते हैं, क्रिएटर्स लोग की ऐड आती है, ओके, मैं ये खेलता हूं, तुम ड्रीम 11 पे घर बनाओ। ओके, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि उधर वो ड्रीम 11 पे टीम बना के कुछ नहीं होने वाला, उनको खेलना पड़ेगा। तुमको भी यही समझना जरूरी है। ओके, तुम ड्रीम 11 पे टीम बनाते बैठोगे, कुछ नहीं होएगा। ओके, खेलना पड़ेगा, मतलब भाई स्किल लगाना पड़ेगा, स्किल से अपना काम चलेगा। पर ड्रीम 11 कोर्ट के केस, ये तुम्हारा सिलेबस नहीं है, लेकिन मैं तुमको समझा रहा हूं, कोर्ट के केस में आ गया कि स्किल्स लगाना पड़ता है, इसलिए ड्रीम 11 इज नॉट ए वेजरिंग, इट इज नॉट ए वेजर। केबीसी, क्योंकि क्या हो रहा है? स्किल्स। ओके, एवरीबॉडी क्लियर? ओके, जिधर स्किल नहीं है, ओके, उधर क्या हो गया? वेजर। एवरीबॉडी क्लियर?
मैं वो लूडो का क्या रहता, मैथ्स में पढ़ा होगा ना, क्या वो डायस, डायस फेंका तो प्रोबेबिलिटी 1/6। ओके, अब मेरे को बताओ डायस मैंने फेंका, 6 6 आएगा। ओके, 6 आया तो तू मुझे 10,000 देगा, नहीं आया तो मैं 10,000 दूंगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 6? आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस कैन बी डिस्कस्ड बाय विनोद सर। ओके, बट आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस, बट इज दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेजर? यस। झेप आ गया मालिक, एवरीबडी। वेजर क्यों हुआ? क्योंकि मैं जीता तो तू देगा पैसे। समझ में आ रहा है? एग्रीमेंट में कोई ना कोई एक जीतेगा, एक हारेगा। कंटिंजेंट में ये नहीं होना था। कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट ही है कि मैं तेरे को पैसे दूंगा। अब तू वही क्वेश्चन है, पैसे क्यों देगा? क्योंकि बिकॉज ऑफ हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। वो इवेंट होने वाला था इसलिए देने वाला था। विनोद सर क्यों मेरे पैसे देंगे? क्योंकि मैं नहीं दूंगा पैसे, तब देंगे ना विनोद सर। विनोद सर को क्या मिल रहा है उससे घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुमको। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है। कंटिंजेंट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस वाला पैसे क्यों देगा? प्रीमियम दूंगा, प्रीमियम दूंगा, वो नहीं कंटेक्स्ट है। पैसे कब देगा? गाड़ी हुई। और अगर आपको समझ में आ रहा है गाड़ी ठोकी ही नहीं मैंने तो नहीं देगा। और 1 साल का इंश्योरेंस होता है हमेशा। 1 साल खत्म हो गया तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। अभी मेरे को तो 1 साल पुराना इंश्योरेंस है और अभी गाड़ी ठोकी है मैंने। ओके, क्या कॉन्ट्रैक्ट में कोर्ट में जाके मैं एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ? समझा? 32, 33, 34, 35 वाले कॉन्सेप्ट पे, जहां पर ईयर खत्म हो गया, टाइम लिमिट खत्म हो गया। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, समझ में आ रहा है तो गुड इनफ, नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे लेंगे, अभी तो है, समय है अपने पास, कोई टेंशन नहीं है, घाई नहीं है। बट बिफोर दैट मेरे ख्याल से बेस समझ में आ रहा है। हॉर्स रेस, 5 घोड़े दौड़ रहे हैं, एक काला, एक सफेद, एक काला सफेद, एक काला सफेद ब्राउन, एक ब्राउन। तू बता कौन सा घोड़ा जीतेगा? ओके, रेड वाला। ब्राउन मतलब रेड कहां से है? मतलब तूने अपना घोड़ा डाला गया। अब सिनारियो नहीं, पॉइंट एकदम क्लियर है। अब मेरे को बता 5 में से कौन सा घोड़ा जीतेगा? ओके, ब्लैक हॉर्स। तुमने पैसे उस पर लगाए। ओके, क्या स्किल था? स्किल था क्या? हाँ, पास परफॉर्मेंस बेस पे। परफॉर्मेंस तूने किया क्या? पास परफॉर्मेंस। घोड़े ऐसे बेट यार, हॉर्स रेस इज बेट। बट सेक्शन 13 इसको वैलिडिटी देता है। सेक्शन 30 बोलता है हॉर्स रेस बेटिंग इज वैलिड। इसकी बहुत थोड़ी अच्छी स्टोरी है, पुरानी हिस्ट्री है इंडिया में। मैं आपको बता रहा हूँ वेजरिंग। ओके, ये इसमें कुछ चीजें वैलिड भी की जा रही ना, इट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन बिजनेस इन इंडिया। वेजरिंग मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया के बाहर वेजरिंग अपना लॉ कहां से आया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसने बनाया? ओके, उनके पास है ना, बेट लगाना ही वॉइड था यूके में। इंडिया में सर्टेन बेट्स वर देयर, तो सर्टेन चीज को वैलिडिटी दी हुई है। सर्टेन बहुत बहुत सारी इसकी हिस्ट्री है ऐसे, जो आपको जाननी जरूरी नहीं है। वो खाली लॉ मेकर जब बना रहा है तो उसका इंटेंशन समझना है, तो अपने को ये समझ में आता है कि भाई इसका क्या पॉइंट है। पर तुम्हारे सिलेबस में वो डिटेल है ही नहीं, तो क्यों दिमाग पड़ी करे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, सेक्शन 13 ने हॉर्स रेस को बेटिंग को वेजरिंग बोला या नहीं बोला है? नहीं बोला है। लेकिन अगर प्राइज मनी 500 रुपए से ज्यादा है तो, अगर हॉर्स रेस पे प्राइज मनी 500 से कम है, ये वेजर माना जाएगा। किसने बोला? मैंने नहीं बोला, लॉ ने। कौन से सेक्शन ने? 30। ये सेक्शन 30 का एक्सेप्शन है। सेक्शन 30 का क्या है बेटा? एक्सेप्शन। सेक्शन 30 का क्या है बेटा? जेबरा क्या मालिक? तो हॉर्स रेस इज ए वेजरिंग और नॉट वेजरिंग। बट कब नहीं वेजर होगा? जब प्राइज मनी इज मोर देन 500। ये एक्सेप्शन है, सेक्शन का डायरेक्ट एक्सेप्शन है। ठीक है सर। ओके, लॉटरी ट्रांजेक्शन वेजर और नॉट वेजर? वेजर, बट वेजर है, पर लॉटरी बिजनेस वेजर नहीं है, वेजर ही है, पर वो नॉट इलीगल बिकॉज आईपीसी। मतलब देखा इलीगल मतलब किस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं, समझो छोड़ो। बिजनेस वैसे इलीगल ही हो गया ना, जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो इलीगल हो गया। लेकिन उसके लिए आईपीसी में सजा नहीं है। किसमें सजा नहीं है? तो मतलब देखो, इलीगल बिजनेस क्यों हुआ? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। जब आपका बिजनेस लीगल होता तो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता ना मालिक। तो बिजनेस लीगल नहीं है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ये बिजनेस इलीगल है, लेकिन इसकी सजा आईपीसी में नहीं। और क्यों नहीं है मैंने आपको उस दिन समझाया। अरे गवर्नमेंट इज मोर इंटरेस्टेड भाई, तुमसे ज्यादा टैक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड वो है। करो बिजनेस करो, आईपीसी में सजा नहीं देंगे हम। क्या मेरे को पता, स्मगलिंग किया आईपीसी में सजा है? यस। ड्रग्स बेचे आईपीसी में सजा है? यस।
किडनैपिंग की आईपीसी में सजा है, यस। लॉटरी के टिकट बजे, लॉटरी 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 लॉटरी, ओके, आईपीसी में सजा है नहीं। लेकिन क्या बिजनेस इलीगल है? यस। क्यों? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वजह से, क्योंकि एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। ओके, तो सेक्शन आईपीसी की वजह से उसको क्या है? ओके, सजा नहीं है। लेकिन अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, मेरे को बताओ, अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइड है तो कॉन्ट्रैक्ट करी क्यों रहे? मेरा क्वेश्चन सिंपल आपसे, अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइड है तो कॉन्ट्रैक्ट करी क्यों रहे? सुनो, बरसात 15 मिनट में बरसात आएगी कि नहीं आएगी? ओके, आप हाँ या ना बोलो ना, मैं बोल रहा हूँ हाँ। ओके, 10,000 मैं दूंगा, अगर आई नहीं आई तो, और आई तो तुम दोगे। बरसात नहीं आई, 15 मिनट हो गए, तुम बोले 10,000 निकालो, मैं बोला भूल जा, तो अभी किसके पास जाएगा? जज साहब, ऐसा हुआ था, जज साहब बोलेगा डोंकी मंकी गेट आउट, सेक्शन 30 कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। समझ में आया? बिकॉज दिस इज वेजर, एवरीबडी। लेकिन क्या ये हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था? ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है फिर, पर क्या इसकी सजा आईपीसी में है? नहीं, तो इसकी वजह से हम जेल में नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? आई एम टेलिंग यू, मतलब ऐसा ये वाला पॉइंट। झेपा क्या मालिक? आर यू झेपिंग? हाँ, झेपिंग झेपिंग, प्रशांत साडा, आर यू झेपिंग? झेपिंग है, झेपिंग झेपिंग झेपिंग, झेपा क्या मालिक? ठीक है, सुनिए, क्रॉसवर्ड खेलना, मालूम है न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड आता है? मैं लिख कुछ भी नहीं रहा हूं, मैं खाली समझाने में इंटरेस्टेड हुआ अभी मैं। क्रॉसवर्ड है ना, मेरे को बताओ, क्रॉसवर्ड खेलना मालूम है ना? क्रॉसवर्ड, इधर उल्टा सीधा क्या करना, किधर से नाम भरना, किधर से उल्टा, किधर से कुछ भरना, ऐसा कुछ भरना। ओके, क्या ये वेजर है? क्यों? स्किल सेट है। ओके, लेकिन एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था। ओके, पब्लिशर में हूं, पब्लिशर में हूं, एक क्रॉसवर्ड का एग्जांपल, अगर एक क्रॉसवर्ड के मीनिंग निकाले तो तीन चार वर्ड आ सकते थे। ठीक है, मैंने इनाम उसी को दिया जिसका क्रॉसवर्ड मेरे वाले क्रॉसवर्ड से मैच होगा। कुछ समझ में आ रहा है? जिसका क्रॉसवर्ड मेरे वाले क्रॉसवर्ड से, ये लॉ में मतलब केस हुआ, इसको वेजरिंग माना गया, क्योंकि क्रॉसवर्ड अप्लाई करना स्किल का है, और क्रॉसवर्ड सॉल्व होने के बाद अगर मैं पैसे दे रहा हूं तो वेजर नहीं है। लेकिन क्रॉसवर्ड सॉल्व होने के बाद मैं बोल रहा हूं अगर मैच हुआ मेरे साथ तो ही मैं इनाम दूंगा। अब मेरे को बताओ, मैच होना तो मतलब बाई लक हुआ ना। स्किल सेट इज सॉल्व करना, लेकिन मेरा इनाम किसके ऊपर है? सॉल्व करने पर है, मैच होने पर है। तो ये बोलते हैं ये वेजरिंग है, लॉ ने, मतलब केस स्टडी हुआ, बात खत्म, केस हुआ, ये मैच हुआ ना। तो अगर मैंने आपको एक क्रॉसवर्ड का मैंने खाली पूछा, क्रॉसवर्ड दिया, ओके, वेजरिंग या नॉट वेजरिंग? वेजरिंग या नॉट वेजरिंग? नॉट वेजरिंग, बिकॉज इट इज स्किल बेस्ड। लेकिन मैं बोल रहा हूं क्रॉसवर्ड के बेसिस पे मैं इनाम तब दूंगा जब आपका क्रॉसवर्ड पब्लिशर के क्रॉसवर्ड के साथ मैच होगा। किसके क्रॉसवर्ड के साथ? तो मेरे को बताओ, ओके, क्या ये वेजरिंग एग्रीमेंट होगा? यस। एवरीबॉडी क्लियर? एथलीट्स, ये लोग जो गेम खेलने जाते हैं, ओके, ये सब लोग जीत के आते हैं, ओलंपिक वगैरह, ओके, ये भी तो कोई जीतता है कोई हारता है, क्या ये वेजरिंग माना जाएगा? नहीं, क्योंकि स्किल बेस्ड है। ठीक है, ओके। शेयर्स के ट्रांजैक्शन मैंने इन्वेस्ट किए, मालूम है शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन होते हैं। ओके, मैंने शेयर के इन्वेस्टमेंट किया, ओके, मार्केट प्राइस ये इन्वेस्ट किया, क्या शेयर के ट्रांजैक्शन वेजर होंगे? क्यों नहीं होगा? कहां पर स्किल्ड है? एनालिसिस करोगे, ये स्किल वाला पॉइंट है। लेकिन सुनो, ओके, मार्केट में अभी एक रेट चल रहा है, अभी ये जिसमें स्टॉक मार्केट का जिसका नॉलेज नहीं होगा छोड़ दिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मार्केट में एक शेयर का रेट चल रहा है। एक शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपए की, कितने की थी? मार्केट में ट्रेड हो रहा है 80 रुपए में, ओके, 80 रुपए में, ओके, ये है, इसके पास 80 रुपए का शेयर है। कितने का शेयर है? 80। यूजुअली 9 से लेकर 5 बजे तक ट्रेडिंग होती है, सबको मालूम होगा, एवरीबॉडी। ओके, मैंने इसको बोला, ओके, मैं आज तेरे से शेयर खरीद रहा हूं, ओके, शेयर खरीदता हूं, और एंड ऑफ द डे में, ओके, वो शेयर बिक जाएगा, और उसके बाद जो डिफरेंस आएगा, ओके, उसके ऊपर सेटल करेंगे। पॉइंट सुनो, मेरा क्या पॉइंट है? यानी एग्जांपल, अभी अगर कोई शेयर प्राइस देखे, वो शेयर प्राइस का एग्जांपल वो 200 रुपए का है, जो फेस वैल्यू कितने का था? 10। ओके, मैंने बोला मैं अभी खरीदता हूं और एंड ऑफ द में 210 में बेचता हूं। कितने में बेचता हूं? 210। प्लीज डू अंडरस्टैंड। ओके, लॉ बोलता है अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपका इंटेंशन, ओके, इंटेंशन, वापस समझा रहा हूं मैं, इंटेंशन लेना नहीं हुआ, आपका इंटेंशन खाली फ्लक्चुएशन के साथ गेम करना हुआ, आपका इंटेंशन, वापस मैं बोल रहा हूं, इंटेंशन क्या नहीं था? आपने इंटेंशन डिलीवरी ऑफ शेयर्स का रखा ही नहीं है, आपने इंटेंशन डिलीवरी ऑफ शेयर्स का रखा ही नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना था? प्राइस के साथ खेलना था, ओके, फ्लक्चुएट करना था। हम उसको वेजरिंग मानेंगे। हम उसको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे? वेजरिंग।
पर मैं आपको बता रहा हूँ ओके, शेयर मार्केट, ये शेयर मार्केट का डिस्कशन था, ये बहुत पहले का डिस्कशन था जो अभी भी अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन सेबी ने रेगुलेट करके रेगुलेशन लाया है कि ऐसा ट्रांजेक्शन करना है तो रेगुलेट करके ये ट्रांजेक्शन कर सकते हो। समझने शुरू मैं क्या समझा रहा हूं? ओके, आपके लिए आंसर ओके, स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? स्पेकुलेशन मतलब मैंने शाम का रेट फिक्स समझा होगा, स्पेकुलेट किया होगा, मैंने बोला होगा शाम का रेट कितना हो जाएगा 210, मैं अभी कितने पे खरीद रहा हूं 200, अब मैंने 200 पे खरीदा, शाम का कितना हुआ 210, तो मेरे को 10 का फायदा हो गया, और शाम का 190 हुआ तो लॉस हुआ, ये स्पेकुलेशन हुआ। क्या हुआ? स्पेकुलेशन। ओके, वेजरिंग में बोला जाता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड। किसने ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड किया? कौन से लॉ ने? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेबी को समझा। लेकिन आज के डेट में मैं तुमको बता रहा हूं, अगर आपके घर पे कोई शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा होगा वो करता है ऐसा, इंट्राडे बोलते हैं इसको ना, कि ये होता है ट्रेडिंग, नहीं होता ऐसा नहीं है, पर फिर शेयर मार्केट सेबी को समझा ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है, फिर सेबी ने ना इसको रेगुलेशन लाए। क्या लाए? आप मेरी नजरों में रहकर ऐसे ट्रांजेक्शन कर सकते हो मेरे मार्केट में, अगर आप रेगुलेशन फॉलो करके कर रहे हो। क्या फॉलो करके कर रहे हो? रेगुलेशन। रेगुलेशन फॉलो करके कर रहे हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? वैलिड। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे, लेकिन वैलिड कब होंगे? ये रेगुलेशन इसमें नहीं लिखा है, मैंने तुमको समझाया है। इधर ये बोल रहे हैं अगर आपको डिलीवरी ऑफ शेयर्स नहीं लेना है और आपने सिर्फ स्पेकुलेशन बेसिस पे शेयर कर दिए और एंड ऑफ द डे में आपने सेटल किया, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे? वॉइड। क्यों वॉइड माने जाएंगे? क्योंकि इसको क्या माना जा रहा है? वेजर। स्पेकुलेशन करना एक वेजर ही है, अनसर्टन इवेंट है। भारत माता की जय के मालिक, दिस इज व्हाट दे हैव डन। लेकिन अगर आप डिलीवरी लेने की सोच रहे हो, अपने आंसर के हिसाब से बोल रहा हूं, तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से डिलीवरी लेने की सोच रहे हो, तो ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट होंगे? ओके, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेजर में नहीं आएगा ये। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा? वेजर। वेजर की कॉन्ट्रैक्ट ये दिया हुआ है, पर मैंने आपको बता दिया इवन इंट्राडे करना, ओ भारत माता की जय, इधर इवन इंट्राडे करना, इवन क्या बोला मैंने? इंट्राडे। ओके, क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? यस, पर कौन से? इट शुड बी इन रेगुलेशंस ऑफ सेबी, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। तो यानी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर दिया है तो फिर उसके ऊपर रेगुलेशंस आ गए तो उसको वैलिडिटी दे सकते हैं। रेगुलेट मतलब तुम मैं जो बोल रहा हूं वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो और उसके हिसाब से कर रहे हो, तुम अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हो। यूजुअली ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में हो सकता है। ओके, जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज नहीं होते उसमें ट्रांजेक्शन नहीं हो सकते। शायद आपको मालूम हो इंडिया में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कौन से? दो, एनएसई एंड बीएससी, बस ये दो स्टॉक एक्सचेंज है। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी है, लेकिन पर वो रेगुलेटेड नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज मतलब एक बिल्डिंग, सब्जी मंडी, जिधर खरीदने वाला भी आ रहा है बेचने वाला भी आ रहा है, बस ये सीन है। बस नेवरदलेस ओके सर, तो थोड़ा सा टैक्स इधर तक झेपा क्या मालिक? ओके, तो वेजरिंग 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 वापस आते हैं। अच्छा, प्राइज मनी जितना ओके स्किल बेस्ड, क्या ये वेजर हुआ? नहीं। ओके, क्यों नहीं हुआ? स्किल बेस्ड है, तो वेजरिंग ने कॉन्सेप्ट बता दिया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एंड कंटिजेंट? तो सर एक दो चार चीजें जो बता सकते हो आप इधर तक, एक आधे घंटे में अपने दो चार चीजें पढ़ी, 45 मिनट हो गए अपने को। ओके, क्या क्या हुआ? पहला, दोनों इवेंट पे है, दोनों इवेंट पे, लेकिन वेजरिंग में कॉन्ट्रैक्ट का मेन मोटिव इवेंट है, कंटिजेंट में कॉन्ट्रैक्ट का कोलैटरल, कोलैटरल मतलब समझ में आ रहा है? दूसरा दूसरा पार्ट, वो पार्ट है जो है वो इवेंट पे है। ओके, एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। ओके, वेजरिंग में दोनों पार्टी में से एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी। कंटिजेंट में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओके जीत या हार, एक पार्टी को परफॉर्म करना होगा या तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या वाइड? वाइड। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। वाइड मत बोलना, वाइड वो इवेंट बेस्ड है, वो परफॉर्म नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट वाइड थोड़ा ना बोला मैंने परफॉर्मेंस वाइड हो, खत्म, अभी परफॉर्म ही नहीं होगा। भारत माता की जेपा के मालिक, नहीं हाँ ना, पक्का? ओके, और कुछ वेजरिंग या कंटिजेंट में और कोई पॉइंट दिमाग में तुम्हारे आ रहा है? कुछ भी पॉइंट तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? ओके, वेजरिंग एग्रीमेंट, मैं बता रहा हूं वेजर के ऊपर अपन बात कर रहे हैं। वेजरिंग, वेजर वेजर वेजर, इसके नीचे अपन डालते हैं। ओके, कल अपन ने इधर खत्म किया था, मैं कल का डिस्कशन का कोई रिकॉल नहीं करवा रहा हूं मालिक, मैं सिर्फ वेजरिंग पे हूं अभी, इधर डालने का था। बताओ ना और कुछ कुछ एक आध पॉइंट वेजरिंग में या कंटिजेंट में। यस पंडर,
हाँ अनसर्टेन इवेंट है। ओके ठीक है। ओके एक वेजरिंग में दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, बेटिंग कर रहे हैं, और कंटिजेंट में एक पार्टनर प्रॉमिस कर रहा है, एक पार्टनर मतलब एक पार्टी प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है एक्सेप्टेड। और कुछ जो जनरली आपको समझ में आता था, जनरली, और एक जनरली के पॉइंट है, ठीक है मैं बताते बताते आता, मेरे को बताओ। और एक पॉइंट जो जनरली जो डिस्कशन किया है, तो पहले अपन किसको क्लोज कर रहे हैं, वेजर, सेक्शन कौन सा 30। ओके तो अपन ने अभी 11 10 से 30 तक क्लोज कर दिया है, तो 10 से 30 को क्लोज कर रहे हैं। 30 के अंदर कोई सब आगे सेक्शन नहीं है, 30 इज द लास्ट फॉर चैप्टर 3, 30 इज द लास्ट फॉर चैप्टर 3। तो 30 के पॉइंट को क्लोज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट वेजरिंग, वेजरिंग का अपना एक डेफिनेशन है, लॉजिक रखेंगे, लेकिन उसके इवेंट्स है वो डिस्कशन पॉइंट में रखते हैं मालिक। तो सबसे पहला पॉइंट जब मैं बात कर रहा हूं वेजरिंग एग्रीमेंट की, तो वेजरिंग एग्रीमेंट में ओके अगर अपन अभी अगर अपन नोट्स का कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप देखो कोई टेंशन नहीं, अभी वेजरिंग पॉइंट पे जाते हैं, अभी आंसर को क्लोज करते हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट ओके ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जहां पर ओके आपको सम ऑफ मनी पेमेंट, ओके पेमेंट होता है किसका, सम ऑफ मनी, ओके इट इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ, upon determination of uncertain event, determination of uncertain event, आराम से झेपने की कोशिश करिए, uncertain event। what is the meaning of uncertain event? uncertain event मतलब जिसके होने के चांसेस नहीं होने के चांसेस होंगे, जो कंफर्म होगा वो uncertain events नहीं माना जाता है। करना है कि बंद नहीं ना, ठीक है ठंडी लग रही है नहीं रे, तो इधर अभी ये कम हुआ तो थोड़ा सा इधर का हवा इधर जाएगा, रुक। ओके तो भाई और बहनों सब मेरे साथ है मालिक, ठीक है पहला पॉइंट ओके वापस आते हैं। ओके द इट इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट मतलब क्या, जो इवेंट के होने के चांसेस है, या तो इवेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ओके पॉसिबल इवेंट के ऊपर ये डिस्कशन नहीं होता है, सर पॉसिबल इवेंट क्या क्या कैसा हो सकता है, पॉसिबल इवेंट ओके पॉसिबल इवेंट जो इसकी पॉसिबिलिटी है, परफॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करोगे। अब सर परफॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है मतलब क्या, इसके ऊपर अपन डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन में किया वो बेटर है। ओके थोड़ी टाइम तक रुक जाइए, सर्टन इवेंट कौन से, अनसर्टन कौन से, इसके डिस्कशन पे अपन थोड़ी देर बात करते हैं। लेकिन हम लोग किस में इंटरेस्टेड है, सर्टन या अनसर्टन, अनसर्टन या अनसर्टन, अनसर्टन। द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंटीजेंट से कैसे अलग हुआ, ओके मेरे को बताओ, क्या कंटीजेंट में भी पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ अनसर्टन इवेंट यही है, यस बट इसमें एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज टू विन और लूज। आप समझने यूज करो, ओके कंटीजेंट में ओके देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ विन एंड लूज, कंटीजेंट में देयर इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है विनिंग और लूजिंग। एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मैं तेरे को पैसे कब दूंगा, वो अनसर्टेन इवेंट हुआ तो, या तू मुझे पैसे कब देगा, ऐसा तू मुझे देगा ज्यादा होएगा ही नहीं, मैं तुझे कब दूंगा, जब वो अनसर्टेन इवेंट हुआ तो। समझ में आया मालिक, विनोद सर पैसे कब देंगे बैंक को, जब मैं नहीं दूंगा, तो अनसर्टेन इवेंट है ना वो, समझ में आया। ओके दूसरा एग्जांपल, ओके मेरे को बताओ ये वाला इंश्योरेंस वाले मुझे पैसे कब देंगे, जब एग्जांपल अभी अभी एग्जांपल सपोज इधर का इंश्योरेंस लिया है मैंने, तो ये मेरे को पैसे कब मिलेगा, इस रूम का इंश्योरेंस का, आग पकड़ेगी या नुकसान होगा तभी मिलेगा ना, uncertain events, so they will give me money to pay the money on happening of uncertain event is nothing but contingent contracts। तो वेजरिंग में पहला पॉइंट एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज टू विन एंड लूज, बट ये विन एंड लूज इज डिपेंड ऑन अनसर्टन इवेंट, अनसर्टन डिपेंड्स ऑन अनसर्टन, यही पॉइंट आपको याद रखना है वेजरिंग में। ओके यानी अगर ये पॉइंट ये अनसर्टेनिटी का कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा तो नहीं होता था। अब सवाल उठता है सर इसमें अनसर्टन है, ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑकरेंस, वो इवेंट का ऑकरेंस में सुन रहे, वो इवेंट्स के ऑकरेंस में नाइदर पार्टी शुड हैव लेजिटिमेट इंटरेस्ट, नाइदर पार्टी शुड हैव लेजिटिमेट इंटरेस्ट, शुड हैव लेजिटिमेट इंटरेस्ट, लेजिटिमेट मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके सर किसमें, ऑकरेंस में, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लो। ओके यानी
जिसने जिसने अगर अपन दोनों पार्टी वेजरिंग में, और ये सेम लॉजिक कंडीशन में भी लगोगे, जिसमें ये है ओके अपने हाथ का इवेंट नहीं होना चाहिए। एग्जांपल, मैं पुणे से मुंबई गया, ओके अभी पुणे से मुंबई गया तो तुम मुझे 10,000 दोगे, मैं नहीं गया तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। मेरे को बताओ कौन जीतेगा? क्यों? समझ में आया? अनसर्टन इवेंट्स केस में मेरे कंट्रोल में है। ये तो कहते एक पार्टी का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है उसको परफॉर्म करने में, तो वो तो परफॉर्म होने वाला है ना रे, तो परफॉर्म तो इट इज नॉट ए वेजरिंग, वेजरिंग नहीं है फिर ये। ओके फिर तो आप वेजरिंग बोलिए, वेजरिंग में हम दो, अरे वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मेरे को बताओ, मैं मुंबई से पुणे गया, मुझे 10,000 दो, तो ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, मैं जाऊंगा, मेरे हाथ का बात है ना। ओके अच्छा मैं तुम्हें 10 गोनी गेहूं की दूंगा, ओके अगर मैंने 10 गोनी गेहूं की दी तो तुम मुझे 10,000 देना, नहीं दिया तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। मेरे को बताओ क्या होगा इसमें? तो लॉजिक समझा? ये वेजरिंग, अरे ये है कॉन्ट्रैक्ट है यार, कॉन्ट्रैक्ट है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। मैं तुम्हें गोनी बेच रहा हूं और तुमसे पैसे ले रहा हूं, और नहीं बेचा तो तुम पेनल्टी ले लेना। इट इज कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट ए वेजर। वेजर में जो इवेंट होता है वो होना चाहिए अनसर्टन, और उसमें मेरा या तेरा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअर में भी ये इंपॉर्टेंट है, तेरा और मेरा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके सर, अगर मैं बी के साथ शादी करूंगा तो तू मुझे 10,000 देगा, और नहीं किया तो मैं तुझे 10,000 दूंगा। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है रे। अरे समझा क्या? नहीं समझा? समझा ये आंसर? समझा कि नहीं समझा? मेरे को बताओ, ऑनलाइन वाले पंद्रह लोग समझा कि नहीं समझा? इधर वाले तो मेरे को बता नहीं रहे कुछ। समझा क्या? लास्ट लाइन क्या समझी आपको? जो अनसर्टन इवेंट्स है वो अपन दोनों के हाथ के बाहर की चीज होनी चाहिए। अगर अपन दोनों के एक के हाथ की चीज है तो ये वेजरिंग, अरे वो कॉन्ट्रैक्ट है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है रे, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है वो अपना अपना जो नॉर्मल इतने दिन से पढ़ रहे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तू बी से शादी करेगा तो मैं 10,000 देगा, ऑफर, हाँ मैं एक्सेप्ट कर दे, हाँ दे 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 मैं शादी कर रहा। लेकिन व्हाट इफ अगर तूने बोला कि भाई यार कैसे नाम लू यार उसका, अगर तुमने बोला अनन्या पांडे से शादी करके अनन्या पांडे से शादी करो सर तो हम 10,000 देंगे, ठीक है? अब मेरे को क्या बोल रहा है? ए टाइम पास सुनना। ओके अब मेरे को बता, ओके ये क्या है? ये अनसर्टन इवेंट है क्या? नहीं, ये भी मेरे हाथ का इवेंट है ना, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ओके चैप्टर 4 में देखेंगे जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसको क्या कर रहा है भाई, पहले से मालूम है इम्पॉसिबल है, ये एग्रीमेंट वॉइड ही है, पर ये एग्रीमेंट वेजर नहीं है, क्योंकि इसमें मेरी इच्छा है ना। समझा क्या? अरे दोनों पार्टी में से किसी की इच्छा है। चलो अपन ऐसा शर्त लगाते हैं, चलो भाई ओके सलमान खान ने शादी की तो मैं तुझे 10,000 दूंगा, सलमान खान ने शादी नहीं की तो, समझ में आया? दिस इज प्योरली ए बेट, क्योंकि ये इसमें किसी और की इच्छा का पॉइंट है जिसमें अपना डिस्कस, जो अनसर्टन है अपने को भी नहीं पता। भारत माता की जय जय क्या? तो जो दो पार्टी है, मैंने क्या बोला वापस बोल रहा हूं, नाइदर पार्टी शुड हैव ए लेजिटिमेट इंटरेस्ट। समझा क्या? थर्ड पार्टी का कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट होगा बोलने दो ना। विनोद सर सामने की बिल्डिंग खरीदेंगे, चलो शर्त लगाओ, अगर वो खरीद लिया तो 10,000 मैं दूंगा, तुम दोगे मुझे, नहीं खरीदो मैं दूंगा, नाइदर ऑफ द पार्टी। लेकिन अपन दोनों में से ऐसा बोले तुम वो बिल्डिंग खरीदोगे, मैं बोल रहा तुम नहीं खरीदोगे बिल्डिंग, चलो मेरी गारंटी, और नहीं खरीदो तो 10,000 मुझे दो, और खरीदो तो मैं 10,000 देगा। जीत गया, मैं जीत गया। मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं रे, झेपा कि नहीं झेपा? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा ही पॉइंट है, जो प्रॉमिसर है ना उसके हाथ की बात नहीं होनी चाहिए। मैं वापस बोल रहा हूं, देखो गड़बड़ मत करना, मैं ऐसा पीटूंगा ना अगर आंसर गलत आया तो। ओके यहां पर दोनों पार्टी का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कंटिजेंट में जो प्रॉमिस कर रहा है उसके हाथ की बात नहीं होनी चाहिए। ओके नहीं समझा? समझा? इधर कितने जन के हाथ की बात नहीं होनी चाहिए? अनसर्टेनिटी दोनों के हाथ की बात नहीं होनी चाहिए, भारत माता की जय। समझा? लेकिन उसमें पेमेंट कौन कर रहा है? दोनों कर रहे हैं, खाली वो एक प्रॉमिसर कर रहा है, वो प्रॉमिसर के हाथ की बात नहीं होनी चाहिए। चलो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट है,
मैं तुम्हें पैसे कब दूंगा, तुम मुझे यदि बात देने की बात छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे कब दूंगा, तेरे और कॉन्ट्रैक्ट, ये चुमिया किधर है ध्यान तेरा। ओके, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर मैंने बी के साथ शादी कर दी तो। ओके, तो लॉजिक, ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म का इंटेंशन ही नहीं होगा मेरा कि मैं शादी नहीं करूंगा उसके साथ, तो तुम्हें पैसे देने की नौबत ही नहीं आएगी। समझ में आया? लेकिन अगर मैंने ऐसे बोला मैं तुझे पैसे दूंगा अगर तू बी के साथ शादी करेगा तो, आपको समझ में आया? अब ये वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा? हैपनिंग ऑफ इवेंट, जो तेरे मेरे हाथ की बात नहीं होनी चाहिए। दोनों में डिफरेंस समझा क्या? तो जब वेजर होता है तो दोनों के हाथ की बात नहीं होगी, लेकिन जब कंटिजेंट होगा तो किसके हाथ की बात नहीं होनी चाहिए? प्रॉमिसर। प्रॉमिसी का कोई लेना देना नहीं है। झेपा या नहीं झेपा? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नॉट वैलिड बहुत तोड़ वैसे बोलना पड़ेगा भाई। नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? ऑनलाइन पर लोग समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा, नहीं समझा, समझा समझा? मतलब इधर क्या लिखा मैंने, मेरे को बताओ, इधर क्या लिखा मैंने, इधर क्या लिखा? ये नाइदर पार्टी लिखा है। मेरे को बताओ कंटीजेंट में किसका? प्रॉमिसर, जो प्रॉमिस करना है। अरे मेरे को बताओ, अगर प्रॉमिसर का इंटेंशन, प्रॉमिसर थोड़ा टेक्निकली सोचो, जो प्रॉमिस करे पैसे देने के लिए, अगर उसके हाथ की बात है वो देगा ही क्यों पैसे, और वो कर लेगा। ओके, आई प्रॉमिस टू पे यू, ओके, इफ 10,000 इफ आई गो टू मुंबई, तो मेरे को बताओ मैं जाऊंगा ही नहीं, ताकि मेरे को देने का नौबत ही नहीं आए। आई डू थिंक, समझ में आया मालिक? ओके, अच्छा समझा ना? अच्छा, वेजरिंग और कंटीजेंट तो अभी क्लियर है ना? जैसे ये कंटीजेंट कब बन जाएगा, वेजरिंग कब बन जाएगा? जब तू भी मुझे प्रॉमिस करेगा। तो अगर मैं जीता तो तू पैसे देगा, तू जीता तो मैं पैसे दूंगा, तब वेजर आता है। जीपा मालिक? ठीक है, बढ़िया। तो मेरे ख्याल से वेजरिंग का आंसर क्लियर है। क्लोज करो वेजरिंग का, वेजरिंग का डेफिनेशन क्लोज करिए। Payment of sum of money upon determination of uncertain events. Essence of contract is win to lose depends on uncertainty. Occurrence of that uncertainty, neither party should have a legitimate interest. छेपा? ठीक है, इसके ऊपर एसेंशियल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? एसेंशियल्स। एसेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल्स हमेशा, बिना उसके काम ही नहीं होगा। एसेंशियल्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। सर क्या क्या एसेंशियल है? सबसे पहला पॉइंट, प्रॉमिस होना चाहिए। सर क्या देने के लिए? पैसा। प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ। प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ। मैं लिख नहीं रहा हूं मनीज वर्थ, पर मनी और मनीज वर्थ। समझ में आया मालिक? एवरीबडी नींद में गए हुए झोपाड़ो, समझा कि नहीं समझा? दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये किस बेसिस पे मैं पैसे दूंगा तुम्हें या तुम मुझे दोगे? कंडीशन। कंडीशन। अच्छा, कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में भी कंडीशन है क्या? कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में भी कंडीशन है क्या? यस। और वो कंडीशन कौन सी है? सर्टन या अनसर्टन? अनसर्टन। तो इधर भी सेम ही है, कंडीशन विच इज अनसर्टन। अनसर्टन होनी चाहिए। झेपा मालिक? ओके, ये अनसर्टन होनी चाहिए। एक काम करते हैं, इसको अलग ही करते हैं, अनसर्टन को। अनसर्टन होनी चाहिए। ठीक है मालिक, बढ़िया 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 जा रहा है। ओके, मेरे ख्याल से झेप रहे ना सब लोग मेरे साथ है ना भाई? ठीक है, अनसर्टन होना चाहिए। अनसर्टन के बाद कितने पार्टी होना चाहिए? 2 पार्टी होना चाहिए, और 2 पार्टी में से एक पार्टी विन होना चाहिए, एक लूज होना चाहिए, लूजर होना चाहिए। ओके, मेरे को बताओ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी पार्टी विनिंग है? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ विनिंग एंड लूजिंग। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ विनर एंड, ऐसा नहीं बोलेगा मैं जीत गया कंटीजेंट, अरे यार मैंने गाड़ी ठोक दी, मैं जीत गया। अभी गाड़ी तेरी ठुक गई है, मैं मर गया, अभी इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, विनर। ऊपर जाके बात करेगा किसी से? ऐसा नहीं होगा। विनर, वो विनर लूजर नहीं होता है। किसके अंदर? कंडीशन। मयूर है ना तू इधर? पक्का समझ में आ रहा है? जज साहब पक्का? ओरिजिनल जज साहब आप हो यार, बढ़िया। रिटायर नहीं हुआ वो, कोर्ट थोड़ा लोअर है। ओके, ओ ज्वालामुखी सब लोग को समझ में आ रहा है क्या रे? ठीक है, बढ़िया। मेरे को वापस चाहिए, मेरे को इसमें टाइम पास वापस नहीं चाहिए। ये आंसर पूरा तोड़ क्लोज होना चाहिए मेरा। ओके, अगला पॉइंट, 2 पार्टी के बाद और एक सिनारियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ओके, इंटेंशन क्या है? ओके, देयर मस्ट बी ए कॉमन इंटेंशन टू क्या करना? बैटिंग करना। इंटेंशन ही बैट करना था रे, और बाकी कोई इंटेंशन ही नहीं था, कुछ परफॉर्म करना था ही नहीं, इधर बैटिंग करना था, बैटिंग। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नो पार्टी शुड हैव एनी स्टेक। नो पार्टी शुड हैव
any stake, okay, except for, okay, no party should be interested in, no party should be interested in event, इंटरेस्टेड इन इवेंट, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा इवेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आ रहा है कि एक आ रहा है मालूम नहीं, मैं जीतना चाहिए, एक्सेप्ट स्टेक, मतलब स्टेक मतलब उनका जो पैसा लगा हुआ है उसी के ऊपर बात करनी है, दैट्स इट। एसेंशियल्स ऑफ वेजर, मेरे ख्याल से एसेंशियल ऑफ वेजर क्लियर मालिक? तो मैंने कितने एसेंशियल है? 6। पहला पॉइंट मेरे को बताओ, सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रॉमिस टू पे, पे मनी और मनी वर्थ, एवरीबॉडी क्लियर? सेकंड, ये कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशनल होना चाहिए। कंडीशनल कैसा होना चाहिए? अनसर्टन। अनसर्टनिटी में कितने पार्टी होनी चाहिए? 2, दोनों में से एक जीतेगा एक हारेगा। पांचवा पॉइंट, कॉमन इंटेंशन क्या है? बेटिंग करना। और छठा पॉइंट, उनका बाकी कोई इंटरेस्ट इवेंट के हैपनिंग में नॉन हैपनिंग में नहीं है, उनका इंटरेस्ट क्या है? ओके, स्टेक में उनका पैसा लगा है। कंटिंजेंट में ना उनका इंटरेस्ट है। मेरे को बताओ शिप पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? अब मेरे को बताओ, ये कार्गो वाले का साथ शर्त मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा, शिप पहुंची, अब मेरे को बताओ शिप नहीं पहुंची तो मैं तुझे इंश्योरेंस के पैसे दूंगा, तो एक पार्टी का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रहेगा ही मालिक, नहीं तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा वो स्टेक में। आत्मा क्लियर? ठीक है, मेरे को बताओ एसेंशियल क्लियर मालिक? ठीक है, ओके। ट्रांजैक्शंस व्हिच आर सिमिलर टू वेजर, व्हिच इज वेजरिंग झप गया ना, ठीक है। अब और कौन से ट्रांजैक्शन है जो सिमिलर टू वेजर है, जिसको अपन ने सिमिलरिटी वेजर की दी है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजर, जिसको हम सिमिलर टू वेजर। अब जो आप ये लिख रहे हो, या मतलब मैं लिख रहा हूं जो स्क्रीन पे, सारी आत्मा मेरे साथ एकदम क्लियर होनी चाहिए, सारी आत्मा क्लियर होनी चाहिए। ये एक एक अभी जब भी मैं इसके नीचे के पॉइंट लिख रहा हूं, मैं अभी आपका आंसर लिखने का तरीका क्या होगा? पहले प्रोविजन, फिर फैक्ट और फिर कंक्लूजन। सारी आत्मा मेरे साथ, प्रोविजन क्या लिखोगे? सबसे पहले हमेशा ये लिखोगे सेक्शन 30। ओके, सेक्शन 30 में वेजरिंग का डिफेंड करोगे। एवरीबॉडी क्लियर? एसेंशियल नहीं लिखने का, खाली ऊपर का डिफेंड करने का। फिर नीचे का जो मैं लिख रहा हूं, ओके, ये लिखना पड़ेगा, ये इसका एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। एग्जांपल, लॉटरी, लॉटरी टिकट्स आर द ट्रांजैक्शन व्हिच आर सिमिलर टू वेजर, और उसका आपको एक नरेशन लिखना पड़ेगा। यानी प्रोविजन में 2 प्रोविजन आएंगे जब भी कोई वेजर का क्वेश्चन आया। अच्छा, मेरे को 3 स्टेप सबको क्लियर है अभी? कौन से 3 स्टेप मेरे को बताओ? प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन। तो अब मेरा फैक्ट्स समझ में आ रहा है? ठीक है, फैक्ट्स और कंक्लूजन का लॉजिक बैठाते हैं। ओके, प्रोविजन जो लिखना है उसके ऊपर क्या लिखोगे? पहले सबसे पहले सेक्शन 30 लिखोगे, क्या लिखोगे? वेजर। एवरी पॉइंट क्लियर? फ्रीज करे पक्का? ओके, वेजर लिखोगे, डेफिनेशन। ये एसेंशियल लिखना है क्या? नहीं, एसेंशियल नहीं लिखना है। ओके, इसके अलावा फिर इसके अंदर जो मैं बोल रहा हूं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया तो इसके रिलेटेड वाला क्वेश्चन जो थियरी जो लिखना होगा वो लिखेंगे। 2 लाइन ही होगी, ज्यादा नहीं होगी वो। एग्जांपल, चलो हॉर्स रेस बताओ। हॉर्स रेस, क्या ये बेटिंग है? क्या ये वेजर है? मैंने हॉर्स रेस किया, क्या ये वेजर है? हॉर्स रेस वेजर है कि नहीं वेजर है? क्या बता रहे हो यार, क्या बड़बड़ का बताने के बाद भी तुम लोग साला दिमाग खराब कर रहे हो। अगर प्राइज मनी 500 से कम है तो वेजर है, एल्स वो वेजर नहीं है। बात खत्म। ओके, पर पहले स्टार्टिंग में क्या लिखना होगा? वेजर क्या है। इज दैट पॉइंट क्लियर? और फिर आप हॉर्स मनी का लिखोगे, और फिर बाद में जो केस स्टडी आई होगी फैक्ट लिखोगे। ओके, मिस्टर ए ने ओके हॉर्स पे, ब्लैक हॉर्स पे पैसा लगाया और प्राइज मनी जीती है 2 लाख रुपए की। ओके, और डिस्कशन हुआ क्या ये वेजरिंग है क्या? फिर कंक्लूजन करोगे, सिंस द प्राइज मनी इज अवॉर्डेड इज मोर देन 500, इट इज नॉट ए वेजर। आई डोंट थिंक जेपा एवरीबॉडी। ठीक है, ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजर। मेरे को बताओ पहला पॉइंट, ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजर। पढ़िए, नोट्स में पढ़िए। पेज नंबर कौन सा मालिक? हाँ, 3.24। यस मालिक। कौन सा वाला? हाँ, इसमें ये ना, हाँ हाँ, मतलब एक लास्ट लाइन लिखेंगे, डिक्लेयर्ड वॉइड ना। हाँ, वो लिखेंगे ना, लास्ट में लिखेंगे। क्या प्रोविजन में, मतलब प्रोविजन में लिखेंगे वेजरिंग एग्रीमेंट आर डिक्लेयर। अच्छा, तू क्या क्या बोल रहा, मैं समझा नहीं। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये वेजरिंग को इसलिए सेपरेट रखा ना मैंने, इसलिए कल के इसमें इंक्लूड नहीं किया ना मैंने इसलिए वेजरिंग को क्या किया। और वेजर और इसका क्या फर्क है? मैं, अच्छा तू ये बोल रहा है कि सेक्शन 20, ओके नहीं नहीं, सेक्शन कौन सा ये है? 23, 24 नहीं है। ओके, एक्सप्रेस मेजरली कॉन्ट्रैक्ट विच आर एक्सप्रेसली वॉइड, इनके सेपरेट चल रहे हैं, जिसके अंदर आपका, अच्छा आपका कहना ऐसा है कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है जिसके अंदर 4-5 नाम लिखेंगे और वेजर ऐसा। नहीं नहीं नहीं, वेजरिंग को सेपरेट रखो, वेजरिंग को। ओके, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड,
रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ओके, ये वाला पॉइंट आप जब लिखोगे तो उसके लिए अपने को करना है। ओके, पहले 5 वाले में तो दिमाग फोड़ी है ही नहीं, 5 वाले में तो उनके सेपरेट आंसर है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट अलग हो गया, मिस्टेक वाला अलग हो गया, अनलॉफुल कंसिडरेशन अलग हो गया, पार्ट ऑफ अनलॉफुल कंसिडरेशन अलग हो गया, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेट क्वेश्चन हैं इनके तो। ओके, फिर छठा पॉइंट चालू किया, रिस्ट्रेंट रिस्ट्रेंट रिस्ट्रेंट। कितने रिस्ट्रेंट थे, क्या क्या रिस्ट्रेंट था? रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज, ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग्स। एवरीबॉडी क्लियर? उसके बाद और एक पॉइंट क्या था? अनसर्टेनिटी, जो एम्बिगुअस है, जो सेक्शन 10 में अपने पढ़ा था। ओके, बोला। और लास्ट पॉइंट है वेजर। ओके, इसमें से सिर्फ वेजर को सेपरेटली रखिए, क्योंकि वेजर का खुद का अपना एक कॉन्सेप्ट है, ओके, खुद एक बेस है, तो इसमें बाकी कुछ भी नहीं लिखोगे, वेजर को आप सेपरेटली रखोगे। इज दैट पॉइंट क्लियर? अरे हाँ या ना? ठीक है। ओके, इसका एक क्वेश्चन जब करेंगे तो अपन देखते हैं उसके ऊपर, बट लेकिन लॉजिकली अभी इतना आंसर बिठाओ आप। तो इसमें स्टार्टिंग का प्रोविजन क्या लिखोगे? वेजर। बस इसमें ये लिखना पड़ेगा कि अपने को वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड, वैलिड नहीं है, वॉइड है, वॉइडेबल भी नहीं है, ये वॉइड है। ओके, पहला पॉइंट ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजर। पहला पॉइंट क्या है? लॉटरी। पढ़ो लॉटरी वाला पॉइंट क्या लिखा है? लॉटरी, लॉटरी इलीगल है या लीगल है? मैंने आपको बताया लीगल नहीं है, इलीगल। इलीगल क्यों हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड है तो इलीगल ही हुआ ना, पर इसकी सजा नहीं है। किसमें सजा नहीं है इसकी? तो इसके मतलब धंधा कर सकते क्या? कर रहे हैं, पर सजा की बिना, तो इसके लिए तो कर रहे हैं ना भाई। मैंने आपको बताया वो लॉटरी ट्रांजैक्शन। A lottery is a game of chance and not of skill or knowledge. आपको ये 1-2 लाइन इसमें डालनी पड़ेगी। Okay, where prime motive of the participant is gambling, the transaction amounts to wager. Even if lottery is sanctioned by government of India, it is a wagering transaction. The only effect of the sanction is that person responsible for running lottery will not be punished under IPC. झेपा गया? समझा क्या मालिक? तो सैंक्शन हुआ है, लॉटरीज आर इलीगल एंड इवन कोलेटरल ट्रांजैक्शंस टू इट आर टेंटेड विथ इलीगैलिटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेंटेड? टेंटेड, टेंटेड, टेंटेड। अच्छा, टेंटेड ग्लास सुना है? टेंटेड ग्लास, अपन गाड़ी जाते हैं, गाड़ी में, ओके, तो गाड़ी में सफेद ग्लास होते हैं, मतलब सामने दिखने वाले। देखो कोई लोग ग्लास काला वाला चढ़ाते हैं। क्यों काला वाला ग्लास चलाते? मालूम है ना, वो कांच जो ऊपर क्यों चलाते वो? ताकि अंदर कौन बैठा है वो दिखे नहीं। कौन से केस में ऐसा होता है? पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, आप ऐसा कुछ कांच पे वो कवर चढ़ा के जाओ, रास्ते में पुलिस पकड़ेगी। ओके, इसको बोलते हैं टेंटेड ग्लास। टेंटेड, टेंटेड मतलब परत चढ़ानी। तो अब सीन क्या है, ये लोग क्या बोल रहे हैं समझने को छोड़ो। लॉटरीज आर इलीगल एंड इवन कोलेटरल ट्रांजैक्शंस टू इट आर टेंटेड विद इलीगैलिटी। मतलब क्या? ओके, 2 ट्रांजैक्शन लेते हैं, और ये शायद आपको आंसर आ जाना भी चाहिए। एक ट्रांजैक्शन लॉटरी है, और मैं ये बोल रहा हूं लॉटरी से जीता हुआ पैसे घर खरीदूंगा। समझ करो। ओके, मैं लॉटरी से जीता हुए पैसे से मैं क्या खरीदूंगा? घर खरीदूंगा। ऐसा मैंने तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो अब मेरे को बता, लॉटरी जीतना ये इलीगल या इलीगल? इलीगल है या लीगल है? लीगल है, इलीगल इन्होंने बोला है, क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा। तो तेरा घर खरीदने का भी ट्रांजैक्शन को टेंट किया जाएगा एज ए इलीगल से, ये भी इलीगल माना जाएगा। इस पैसे से घर खरीदना भी इलीगल माना जाएगा। ओके, तो सर ये लॉटरी का पैसा जीता, फिर क्या कर सकते हैं अपन उस पैसों से? इन शॉर्ट कहीं ना कहीं तो अपन जो भी है वो करिए, लीगलिटी इलीगलिटी होगी। कॉन्ट्रैक्ट्स इलीगल होते हैं, मैं वापस बोल रहा हूं, लेकिन लॉटरी का पैसा जो जीता, अगर उस पर टैक्स पे कर दिया है तो वो पैसा आपके लिए, ओके, आपके सिस्टम में घुस जाएगा। मतलब आपको समझना होगा। आपको अच्छा एक एग्जांपल मैंने अभी दिया, शेयर्स आपने खरीदे ही नहीं और आपने ट्रांजैक्शन कर लिया, तो वॉइड थे, वेजर थे वो। लेकिन मैंने क्या बताया, सेबू ने बोला रेगुलेशन करके कर सकते हैं। वो पॉइंट होता है हर जगह। नहीं तो लॉटरी का पैसा डालने में मतलब ही नहीं ना। ओके, आप पैसा क्यों डालोगे? भारत माता की झेपा क्या मालिक? दूसरा पॉइंट, ओके, लॉटरी वाला ट्रांजैक्शन समझा सबको? दूसरा पॉइंट क्रॉसवर्ड पजल, मैंने आपको समझा दिया क्रॉसवर्ड पजल। अच्छा, क्रॉसवर्ड पजल और कंपटीशन, ओके, क्या ये वेजर है? नहीं। ओके, क्यों? इसके अंदर स्किल है। लेकिन अगर मैंने बोला है तेरा क्रॉसवर्ड पजल मेरे से मैच होने लगा तो ही तेरे को गिफ्ट दूंगा, तो वेजर है। ओके, और उसका केस लॉ दिया हुआ है, स्टेट ऑफ मुंबई वर्सेस, ओके, जो भी है, चमर बंगवाला, आरएमडी चमर बंगवाला, आरएमडी अपडेट मारिए फटाफट।
crossword puzzles in which price depends upon the correspondence of competitor's solution with previously prepared solution kept with editor of newspaper is a lottery and therefore is a wagering. समझा क्या? ऐसा केस है, ये पढ़ लेना आप. ओके, वेजरिंग एग्रीमेंट. ये पढ़ना मालिक, मैच होने का कोई ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है. दूसरा पॉइंट, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? कौन से ट्रांजैक्शन है जिसको हम क्या मानेंगे? वेजर. ये पढ़ना. तीसरा सिनेरियो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन. पढ़िए, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन क्या है? समझ में आया क्या? मैं गोल्ड मार्केट में जाता हूं, तू गोल्ड का ओनर है. गोल्ड का ओनर मतलब गोल्ड बेचने वाला है. मैं बोलता हूं एक काम करता हूं, मैं गोल्ड खरीदना नहीं चाहता. अभी क्या मार्केट है? ओके, 10,000 मैंने दे दिया, मैं 10,000 बुक कर दिया. शाम को जो होगा उस रेट पे अपन सेटल करेंगे. दिस इज स्पेकुलेटिव. ओके, ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट वाइड. और ये वाइड भी है क्योंकि इसको सेबी रेगुलेट नहीं करता. अगर ये चीज सेबी रेगुलेट करने लग गया, यूजुअली आप सीए फाइनल में जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, उसको सेबी रेगुलेट करता है और वैलिड होता है. बट मैंने आपको बताया, और ये शेयर के साथ नहीं होता है, खाली गुड्स और शेयर दोनों के साथ. स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन समझ में आया? स्पेकुलेशन. एंड लास्ट पॉइंट, हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन. मैंने क्या बोला? हॉर्स रेस कॉम्पिटिशन वेयर प्राइज मनी पेएबल टू द बेट विनर इज लेस देन 500 इज ए वेजर. तो मतलब ग्रेटर देन 500 इज नॉट वेजर. जेपा पक्का थोड़ा मैन. तो कौन से 4 ट्रांजैक्शन है जो वेजर माने जाएंगे? लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल मैचिंग विथ एडिटर, क्रॉसवर्ड पजल मैचिंग विथ. तीसरा सिनेरियो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस. एंड चौथा सिनेरियो हॉर्स रेस इफ द अमाउंट इज लेस देन 500. अगर आपका बेट अमाउंट या ये जो विनिंग अमाउंट है वो 500 से कम है तो वेजरिंग होगा. 500 से ज्यादा है तो वेजर नहीं है. ओके, आगे और एक पॉइंट दिया, ट्रांजैक्शंस रिसेंबलिंग विद वेजर बट नॉट वाइड. यानी ये किसके जैसे दिख रहे हैं? वेजर जैसे, लेकिन वाइड नहीं माने जाएंगे. यानी ये वेजरिंग नहीं है इन शॉर्ट. तो कौन से ट्रांजैक्शन वेजर नहीं है? ओके, एक छोटी लिस्ट है वो भी आपको आती है. ओके, देख लीजिए, 5 आंसर है, 4 पॉइंट. सबसे पहला पॉइंट चिट फंड. सुनेगा चिट फंड? लक्ष्मी चिट फंड नहीं, लक्ष्मी चिट फंड नहीं. ओके, इसको लक्ष्मी पर लॉजिक ऐसा है, अपन सब लोग मिलकर एक काम करते हैं. हम हर महीने में 1000 रुपए सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे. कटोरे में नंबर ला लेंगे अपन सबका. ओके, नंबर आएगा. ओके, जिसका नंबर आएगा वो पैसा लेके जाएगा इस महीने का. अगले महीने वो पार्टी देगा और नंबर डाले जाएंगे, लेकिन उसका नंबर नहीं होगा जिसने ऑलरेडी दे दिया है, तो बचा हुआ नंबर है. तो ऐसा करके हर टाइम कोई ना कोई एक जीतेगा. समझ में आया क्या? वो नहीं जीतेगा खाली. इसलिए इसको वेजरिंग जैसा लग रहा है, देखा जाए तो कोई ना कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, लेकिन ये वेजर नहीं है. ऐसा क्यों सर? इसका लॉ है इसीलिए. हाँ, बीसी क्या तुम बीसी जो भी बोलते हो तुम्हारा बीसी. ओके, नेवरदलेस चिट फंड समझा क्या मालिक? तो लक्ष्मी चिट फंड इज वैलिड और इनवैलिड? लक्ष्मी चिट फंड 21 पैसे में 21 दिन में पैसा डबल, वैलिड. बस नेवरदलेस चिट फंड समझा मालिक? ओके, सेकंड पॉइंट शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन और कमर्शियल ट्रांजैक्शन, ये वैलिड है ना रे? ओके, अगर मैं गोल्ड तुमसे ले रहा हूं, ओके, और तुमको पैसे दे रहा हूं, अब तुम मेरे को मत बोलना ये स्पेकुलेटिव है. ओके, मेरा इंटेंशन है तुमसे गोल्ड लेने का, खत्म करो. ओके, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा? वेजर. तीसरा सिनेरियो जो मैंने आपको बताया, गेम्स एंड स्किल्स एंड एथलेटिक. लेकिन इसके अंदर एक ही चीज दी हुई है, इसका एक एक्ट है. कौन सा एक्ट है मालूम है क्या? प्राइज कंपटीशन एक्ट. अगर प्राइज कंपटीशन एक्ट है, ओके, अगर प्राइज मनी 1000 से ज्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है. 1000 से ज्यादा रहा तो दिक्कत आती है, पर उसको वेजर नहीं बोलने का क्योंकि स्किल से है. 1000 के नीचे रहा, अब यार क्रिकेटर गया, एथलीट गए, ओलंपिक वाले गए, कितना अमाउंट तो जीत के आएंगे. मैं आपको बता रहा हूं, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट जीतते हैं वो अलग उनके रेम्यूनरेशन होते हैं, प्राइज विनिंग नहीं होता है. प्राइज विनिंग बेस्ड ऑन दिस पॉइंट. ओके, अच्छा, वर्ल्ड कप इंडिया जीत के आई और 10 करोड़ मिला, किसको मिलेगा? ओके, प्लेयर को नहीं मिलता, बीसीसीआई. और प्लेयर को क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन. और जो देते हैं वो अवार्ड देते हैं, प्राइज मनी नहीं है. तो इंडिविजुअल जो भी एथलीट होता है ना, उनका मैक्सिमम प्राइज मनी कितना होता है? एक्ट है वो. मैक्सिमम प्राइज मनी कितना होना चाहिए? 1000 के नीचे. सर 1000 से ज्यादा रह सकता है क्या? ये रेगुलेशंस.
रेगुलेटेड होते हैं ये सब। अच्छा, तो अगर मैंने आज कुछ कंपटीशन अनाउंस किया और मेरे को प्राइज कंपटीशन एक्ट 1950 को ध्यान में रखना है, तो मैक्सिमम प्राइज अमाउंट कितना देना चाहिए एक जन को? 1000 के ऊपर मत दो बस। ओके, ये सिनारियो है। रेम्युनरेशन अलग ये बोल के देंगे वो अलग है, और इसके अलावा नहीं देना ऐसा नहीं है, इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। रेगुलेट मतलब समझ रहे हैं? आपके एग्जांपल, बीसीसीआई को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी होगी, बैंक को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई होते हैं, वैसे वो रेगुलेट वाले कुछ रेगुलेट। शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट कर रहा है? वैसे ही रेगुलेशन पॉइंट। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, क्या इंट्राडे नहीं होता? क्या इंट्राडे मतलब मैंने सुबह खरीदा और शाम को बेचा, ऐसा नहीं होता क्या? होता है, लेकिन रेगुलेटेड होता है। तो रेगुलेटेड चलता है, रेगुलेट होना चाहिए बस। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वेजर क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कंटिजेंट। ओके, सो वेजर नहीं होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कब देना है पैसा? ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट्स, यही कुछ होगा ना। लेकिन वो उसमें वही कंपनी पैसा देगी, सामने वाला थोड़ा ना देगा। भारत माता की जय, झेपा के मालिक। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में पैसा कौन देता है? आप बोलोगे सर हमने प्रीमियम दिया, कान के नीचे बजाने का मन होगा। प्रीमियम देना, ओके, प्रीमियम दिया और उसके सामने जो पैसा आया, दोनों अलग अलग है, कंटेक्स्ट अलग अलग है। ओके, तुम जीते मैं हारा, ऐसा नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी पैसा कब देगी तेरे को? पैसा कब देगी? जब वो कुछ हुआ तो, नहीं तो पैसा नहीं देगी। और उसके भी अपने ऑप्शन देखे मालिक। तो आई डू थिंक वेजरिंग पॉइंट क्लियर है मालिक। तो कितने पॉइंट ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजर, यानी वेजर में आंसर देखो कैसे याद रखोगे। सुनो सुनो सुनो, वेजरिंग का आंसर सब सेपरेट रखो, इसलिए मैंने आपको बोला था, मैंने सेपरेट रखा हुआ है। वेजरिंग का आंसर, पहला पॉइंट डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट एसेंशियल्स, इसके बाद ट्रांजैक्शन कौन से वेजर है जिसके अंदर 4 ट्रांजैक्शन आपने याद रखने हैं। फिर बाद में और एक लिखोगे, ट्रांजैक्शन विच आर सिमिलर टू वेजर बट नॉट वाइड। समझ में आया? इसमें भी कितने मालिक? 4। अगर देखोगे 4 ही है ना रे, तो कितने आंसर याद रखेगा इसमें? 4, टोटल 4 आंसर याद रखेगा। 4 कैसे? एक डेफिनेशन, एक एसेंशियल्स, ट्रांजैक्शन कौन से वेजर है, ट्रांजैक्शन कौन से वेजर है पर वाइड नहीं है। वेजर जैसे लगते हैं, वेजर नहीं एक्चुअली, वेजर जैसे लगते हैं लेकिन वाइड नहीं है। चारों आंसर क्लियर मालिक। और इसके साथ और एक कौन सा सेक्शन अपन को कंफ्यूजिंग समझ में आया? 31। भारत माता की जय के मालिक। एवरीबॉडी, कल अपन 31 को क्लोज करेंगे, 31, 32, 33, 34, 35, 36 क्लोज करेंगे। और उसके बाद ओके, मतलब ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर चार्ट बना लेंगे और उसको इस चार्ट को क्लोज करेंगे यूनिट 3 वाला, और फिर बाद में कॉसी को क्लोज करते हैं। तो यूनिट चैप्टर 6 भी आपका खत्म हो जाता है मालिक। ठीक है मालिक, मेरे ख्याल से इतना मेरे को बताओ, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट समझा क्या? पक्का? कंटीजेंट और वेजर ये दोनों में डिफरेंस बैठा क्या? इसको अपन क्लोज करते हैं कल मेनली। टेक केयर, सी यू टुमारो। तोड़ मैन।